हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे हिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज, जो हमने उठाए हैं मेनली विजन आईएएस से की टेस्ट सीरीज से। ठीक है, तो हम इसमें पहले 2 लेक्चर्स कर चुके हैं और आज आ जाते हैं हम अपने लेक्चर नंबर 3 पर। और जैसा कि आपको पता है, हम हर एक लेक्चर में टोटल 50 क्वेश्चन करते हैं, तो आज भी हम टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे। और ये हमारी टोटल 10 लेक्चर्स की सीरीज़ है, उसमें ये हमारा 3rd लेक्चर है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल को दबा देना ताकि आपको जो हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस जो है वो मिलती रहे टाइम टू टाइम। ठीक है, और इसके अलावा मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, जब भी आप कोई टेस्ट सीरीज़ कर रहे हो या फिर जो मैं करवा रही हूँ यही टेस्ट सीरीज़ कर रहे हो ऑनलाइन, तो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसका तभी होने वाला है जब आप वीडियो पोस्ट करोगे। ठीक है, जो ये क्वेश्चन दे रखा है पहले आप उसको खुद करोगे और उसके बाद फिर आंसर देखोगे, और तब आपको मतलब इसका मैक्सिमम बेनिफिट होगा। अदरवाइज इसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे आप बुक्स पढ़ते हो वैसे ही इस पूरे लेक्चर को भी देख लोगे, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो आपके ही सबसे भले के लिए, अच्छे के लिए मैं चीज़ बोल रही हूँ। आप वीडियो को पॉज करना, पहले क्वेश्चन का निशान खुद लगाना। ठीक है, कि आप इसमें क्या करने वाले हो, और उसके बाद उसका आंसर देखना। और ऐसा ही आप अगर 3 टाइम्स कर लोगे ना यही वीडियो देख के, तो आपको कहीं भी नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मेरी तो एडवाइस यही रहेगी, मैं हर एक लेक्चर में यही बोलती हूँ। और अगर ये सब टेस्ट सीरीज देखने से पहले मैं तो आपको एडवाइस करूँगी, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमने अपने चैनल पे करवा रखे हैं, एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, सबके करवा रखे हैं। और इंडियन नेशनल मूवमेंट के हमने क्वेश्चंस अलग से करवाए हैं, उसको देखना प्लीज़ मत भूलना। ठीक है, क्योंकि ये सब टेस्ट सीरीज जो हैं ये उन्हीं क्वेश्चंस के बेस पे बनती हैं जो पहले आ चुके होते हैं। ठीक है, तो ये कहीं और से नहीं बनाए जाते, ये वहीं से बनाए जाते हैं जहाँ से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए होते हैं। तो आप प्लीज़ वो सीरीज़ ज़रूर देख लेना, क्योंकि 1995 से लेकर 2021 तक के क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो लगभग किसी ने नहीं करवाए हैं। ठीक है, क्योंकि टॉपिक्स लोग पढ़ा देते हैं लेकिन क्वेश्चंस करवाना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो वही हमने अपने पूरे चैनल पे करवा रखे हैं, तो अगर आप उनको देख लोगे तो आपका ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए, मैंने अपनी तरफ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। आपको देखनी है आप देख सकते हो, नहीं तो अगर आपको आते हैं तो फिर चलो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है, इन दिल्ली सल्तनत दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस आफ्टर सुल्तान। मतलब किसी ऑफिस के बारे में बोल रहा है कि ये जो ऑफिस है ये सुल्तान के बाद सबसे इम्पोर्टेंट ऑफिस होता था उस टाइम पे। ठीक है, सेकंड, द हेड ऑफ दिस ऑफिस रोल वॉज ऑफ जर्नल सुपरवाइजर। और जो इनका रोल होता था वो होता था जर्नल सुपरवाइजर का, जो सब डिपार्टमेंट्स के ऊपर सुपरवाइज करते थे। एंड ही वॉज वन ऑफ द 4 इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंटल हेड, और 4 डिपार्टमेंटल हेड के ऊपर ये होता था। ठीक है, और ही वॉज द चीफ एडवाइजर टू सुल्तान, और वो चीफ एडवाइजर भी होता था सुल्तान को। तो इसमें बताना है कि कौन से किस पोस्ट की बात चल रही है, यहाँ पे किस ऑफिस की बात चल रही है। ठीक है, तो आपको पता होगा दीवाने विजारत क्या होता है? वजीर का जो वो होता है उसी को बोलते हैं, वजीर का जो ऑफिस होता है उसी को बोलते हैं। दीवाने अर्ज क्या होता है? जो बलबन ने बनाया था, मिलिट्री डिपार्टमेंट। ठीक है, ये क्या होता है? मिलिट्री डिपार्टमेंट। फिर दीवाने इंसा, दीवाने इंसा क्या होता है? कोरस्पोंडेंस डिपार्टमेंट, कोरस्पोंडेंस डिपार्टमेंट। और बरीद ए मुमालिक क्या होता है? बरीद ए मुमालिक क्या होता है? जो इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का हेड होता है। लास्ट चैप्टर मतलब लास्ट जो लेक्चर्स 2 भी हो चुके हैं उनमें भी हम ये करा चुके हैं। ठीक है, तो हेड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। तो अभी देखो इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट आपको कौन सी लग रही है? ठीक है, अब आप इसमें बता दो कि जो वजीर की पोस्ट है वो क्या सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये। चीफ एडवाइजर भी हैं, जर्नल सुपरवाइज भी करते हैं और सभी डिपार्टमेंट्स को। और क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस होता है वजीर का सुल्तान के बाद। ठीक है, इनका मेन चीज़ क्या है? मतलब ये तो है ही, साथ में ये और क्या करते हैं? फाइनेंशियल जो स्टेट है, फाइनेंशियल जो कंडीशन है ऑर्गेनाइजेशन स्टेट की, उसको भी ऑर्गेनाइज करते हैं ये। ठीक है, उनको भी देखते हैं, सुल्तान को एडवाइस देते हैं। और मतलब जो भी आर्मी से रिलेटेड भी जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि उनकी पेमेंट्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनको भी यही सुपरवाइज करते हैं। ठीक है, अगर सुल्तान के भी हैस्ट पे कोई मिलिट्री एक्सपीडिशन करनी है वो भी यही करते हैं।
ठीक है, मिलिट्री एक्सपीडिशन ऑन बिहाफ ऑफ सुल्तान, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ सुल्तान, ठीक है। तो ये भी यही करते हैं, ये भी यही करते हैं, ये भी यही करते हैं, ठीक है। और देखो ये हो गए हमारे की नॉर्मल चीज़ें कि भाई सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट कौन सा है, ये क्या क्या करते हैं, ठीक है। अभी देखो कुछ चीज़ें देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं। देखो सबसे पहले अभी मैं बता रही थी कि मतलब वजीर के अंडर ये बोल रहे कि 4 डिपार्टमेंट्स होते थे, लेकिन जब वजीर के अंदर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते थे, ठीक है। देखो जैसे कि डिपार्टमेंट्स अंडर वजीर की बात करें, ठीक है, तो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इनके अंदर होते थे। सबसे पहले आप आ सकते हो किस पे, दीवान वाकूफ, सॉरी, दीवान ए वाकूफ। ये क्या होते थे, ये एक्सपेंडिचर को सुपरवाइज करते थे। क्या थे ये, एक्सपेंडिचर को सुपरवाइज करते थे इसमें जो थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे दीवान ए मुस्ताखरज। कौन आते हैं, दीवान ए मुस्ताखरज, ठीक है। ये दीवान मुस्ताखरज कौन होते थे, जो रिवेन्यू पेमेंट्स के अरियर्स को देखते थे। किसको, अरियर्स ऑफ रिवेन्यू पेमेंट्स, ठीक है, रिवेन्यू पेमेंट्स को जो देखते थे। उसके बाद आते हैं हमारे मजूमदार। मजूमदार कौन होते थे, जो लोन्स और बैलेंसेस को देखते थे, लोन्स एंड बैलेंसेस को जो देखते थे उनको बोलते थे मजूमदार, ठीक है। उसके बाद आते हैं एक हमारी इंपॉर्टेंट पोस्ट आती है मुशर्रिफ ए मुमालिक। मुशर्रिफ ए मुमालिक क्या होते थे, ये अकाउंटेंट जनरल होते थे। क्या होते थे ये, अकाउंटेंट जनरल होते थे, ठीक है। और जो ये एक और ऐसी ही पोस्ट होती है उसको बोलते थे मुस्तौफी, ठीक है। ये क्या थी, मुशर्रिफ, ये क्या थी, मुस्तौफी ए मुमालिक क्या होते थे, मुस्तौफी ए मुमालिक क्या होते थे, ये होते थे ऑडिटर जनरल, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान रखना, ये होते थे ऑडिटर जनरल, ये होते थे अकाउंटेंट जनरल और ये होते थे ऑडिटर जनरल, ठीक है। उसके बाद मुस्ताखरज हमने बता दिया। दीवान अमीर कोही, ये भी मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। अगर जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज देखी होगी मैं ये बता चुकी हूँ। दीवान ए अमीर कोही, ये क्या होते थे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हेड होते थे। मतलब ये जो भी अनकल्टिवेबल जो लैंड थी उनको कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे बाय स्टेट सपोर्ट, ठीक है। बाय स्टेट सपोर्ट मतलब क्या करते थे, ये पीजेंट्स को लोन्स वगैरह देते थे ताकि वो अपनी जो अनकल्टिवेटेड लैंड है उसको कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट कर सके, उस पर मेहनत कर सके, ठीक है। तो वो होते थे दीवान ए अमीर कोही, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स थे जो वजीर के अंदर होते थे, ठीक है। अब जो कुछ क्वेश्चन में क्या किया गया है, क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि उसने बोला कि दीवान ए अर्ज, ठीक है, दीवान ए अर्ज, ये तो मैंने, ये कौन सा डिपार्टमेंट था, ठीक है। और ये किसने बनाया था, बलबन ने बनाया था, ठीक है, बलबन ने बनाया था ये, ठीक है। उसके बाद एक उसकी आई थी दीवान ए इंसा, ठीक है, एक डिपार्टमेंट आया था दीवान ए इंसा। ये क्या क्या होते थे, कोरस्पोंडेंस डिपार्टमेंट होता था, कोरस्पोंडेंस डिपार्टमेंट होता था ये, ठीक है। उनके हेड होते थे दीवाने इंसा, ठीक है। तो ये हेड, इनको हेड कौन करता था, इस डिपार्टमेंट को, दीवाने इंसा को हेड कौन करता था, इनको हेड करता था दाबीर ए खास। कौन करता था, दाबीर ए खास इनको हेड करता था, ठीक है। उसके बाद ये मेनली क्या करते थे, दाबीर ए खास जो भी रॉयल ऑर्डर्स थे उनको ड्राफ्ट और डिस्पैच करते थे, ठीक है। मतलब क्या करते थे, रॉयल ऑर्डर्स को डिस्पैच करते थे और मतलब ड्राफ्ट करते थे, ठीक है। ड्राफ्ट और डिस्पैच जो रॉयल ऑर्डर्स को करते थे वो थे दीवाने इंसा, ठीक है। और ये फॉर्मल चैनल होता था कम्युनिकेशन में, मतलब सेंटर और जो अदर रीजन्स होते थे अंपायर के, उनके बीच में कम्युनिकेशन का एक तरीका होता था दीवाने इंसा, ठीक है। उसके बाद एक और पोस्ट इसमें दे रखी है बारीद ए मुमालिक,
ठीक है, इंटेलिजेंस ऑफिसर की, ठीक है, बारिद ए मुमालिक, ठीक है, जो भी है स्पेलिंग आप देख लेना, ये इन्फॉर्मेशन के हेड होते थे, ठीक है। और बारिद किसको बोलते थे? बारिद बोलते थे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को। इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को क्या बोला जाता था? बारिद बोला जाता था। देखो ये तो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को बारिद बोला जाता था, मतलब इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, या फिर इनको आप बोल सकते हो रिपोर्टर्स, ठीक है। उसी टाइम पे रिपोर्टर्स एक और पोस्ट को बोला जाता था, उसको बोलते थे मुनिहियान, ठीक है, मुनिहियान। ये भी क्या होते थे? रिपोर्टर्स होते थे। तो बारिद और मुनिहान दोनों ही क्या होते थे? एक रिपोर्टर की पोस्ट होती थी, ठीक है। दीवाने इंसा जो थे कॉरस्पॉन्डेंस ऑफिसर होते थे, और दीवाने अर्ज एक मिलिट्री डिपार्टमेंट होता था, ठीक है। तो ये सारे ही डिपार्टमेंट्स हमने देख लिए कि कौन किसके अंदर आता है, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन बोला था फर्स्ट क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट कौन सी है, तो कौन सी है? दीवाने विजारत, ठीक है, जिसमें वजीर सब उसके हेड होते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अमीर खुसरो? अमीर खुसरो के बारे में क्या चीज़ सही नहीं है, ठीक है, नहीं है बतानी है, ठीक है। अब देखो कौन सी सही नहीं है। सबसे पहले ही रोड द बुक तुगलक नामा डिटेलिंग अबाउट द रेन ऑफ फिरोज तुगलक। देखो एक चीज़ याद रखना, इन्होंने जो है तुगलक नामा बुक लिखी थी, लेकिन वो फिरोज तुगलक के लिए नहीं लिखी थी। वो किसके लिए लिखी थी? गियासुद्दीन तुगलक के लिए लिखी थी। किनके लिए? गियासुद्दीन तुगलक के लिए लिखी थी इन्होंने। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही हमारी रॉन्ग होगी, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया? ए, ठीक है। इसका मतलब और सारी चीज़ें सही हैं। ही वॉज डिसिपल ऑफ सूफी सेंट निज़ामुद्दीन औलिया, बिल्कुल उनके सन थे। द कवल ए हाइम sung at the opening or closing of कवाली ड्यूरिंग द चिश्ती समा was composed by him, बिल्कुल ये भी इन्होंने बनाया था। और ही preached religious toleration and secular thinking, बिल्कुल इन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस और सेकुलर थिंकिंग को मेनली प्रमोट किया था, ठीक है, प्रीच किया था। और ये किसके वो थे, किसके कंटेम्प्रेरी थे? बलबन, जलालुद्दीन और अलाउद्दीन, ठीक है। किन के कंटेम्प्रेरी थे ये? बलबन, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। इनके ये क्या थे? कंटेम्प्रेरी थे, ठीक है। और मेनली जो देखो फिरोज शाह तुगलक का जो रेन था वो तो 1351 में स्टार्ट हुआ था। तो फिर ये उस टाइम पे कैसे हो सकते थे, ठीक है। अमीर खुसरो उस टाइम पे कैसे हो सकते थे? क्योंकि जो अमीर खुसरो है उनका टाइम पीरियड 1253 से लेके और 1325 तक था, ठीक है। उनका टाइम पीरियड ऐसे था। तो वो तो 25 साल पहले इनकी डेथ हो चुकी है। तो ये फिरोज शाह तुगलक के बारे में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ऐसे रॉन्ग हो जाती है अगर आपको वैसे पता है, ठीक है। मेन चीज़ और इन्होंने क्या क्या किया अमीर खुसरो जी ने? इन्होंने क्या किया है? इन्होंने पर्शियन में पोइट्री लिखी है, हिंदवी में इन्होंने पोइट्री लिखी है। हिंदवी मतलब भोजपुरी और जो पर्शियन लैंग्वेज है उसको मिला के एक लैंग्वेज बन जाती है हिंदवी, ठीक है। और इन्होंने पर्शियन, अरेबिक और टर्किश एलिमेंट को इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में डाला है, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट को इन्होंने डाला है? एक तो पर्शियन, एक अरेबिक और एक टर्किश, ठीक है। ये तीनों एलिमेंट को इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में डालने वाले कौन है? वो अमीर खुसरो जी ही हैं, ठीक है। और इन्होंने एक मसनवी भी लिखी है, ठीक है। याद रखना इन्होंने एक मसनवी भी लिखी है, एक तुगलक रूलर के बारे में, तुगलक डायनेस्टी के रूलर थे उनके बारे में। उनका नाम क्या था? मुबारक शाह के बारे में इन्होंने मसनवी भी एक लिखी है, ठीक है, मुबारक शाह, ठीक है। और उसका नाम उन्होंने क्या दिया है? नुहु सिफिर उन्होंने उसका नाम दिया है। नुहु सिफिर का मतलब होता है 9 स्काइज, ठीक है। तो ये मसनवी उन्होंने किसके लिए लिखी है? मुबारक शाह के लिए लिखी है। तुगलक डायनेस्टी के रूलर होते थे, ठीक है। और तुगलक डायनेस्टी के रूलर के बारे में ही उन्होंने एक बुक भी लिखी है, तुगलक नामा। और उन रूलर का नाम क्या था? घियासुद्दीन तुगलक, ना कि फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि वो तो जो थे वो काफ़ी बाद में पैदा हुए थे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। रमप्पा टेम्पल रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, ठीक है। आपको तो मेरे को बताने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक। सबसे पहले है रमप्पा टेम्पल। देखो रमप्पा टेम्पल का दूसरा नाम है रुद्रेश्वरा टेम्पल, ठीक है। रुद्रेश्वरा टेम्पल भी इसको बोलते हैं, रुद्रेश्वरा टेम्पल, ठीक है। रुद्रेश्वरा टेम्पल भी इसको बोलते हैं। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये इंक्लूड हो गया है। तो हमें रमप्पा टेम्पल के बारे में बतानी है कौन सी चीज़ें सही हैं।
द टेम्पल इज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ तेलंगाना, बिल्कुल सही है, तेलंगाना में लोकेटेड है। द टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 7th सेंचुरी ड्यूरिंग द ककातियाज, ककातियाज ने इनको बनाया कौन सी सेंचुरी में, 7th सेंचुरी में। तो याद रखना ये कब बना था, 7th सेंचुरी में नहीं बना था, ये 13th सेंचुरी में बना था, ठीक है। ये कब बना था, 13th सेंचुरी में बना था, और 30th सेंचुरी मतलब 1213 AD में ये बनाया गया था। 1213 AD में भी ये किसने बनाया था, ककातिया किंग ने ही बनाया था, ये तो ठीक लिख रखा है। लेकिन ककातिया किंग में भी किसने बनाया था, ये बनाया था रे चरला रुद्रा ने, रे चरला रुद्रा ने। ये रे चरला रुद्रा कौन थे, ककातिया एक किंग थे, गणपति देवा, गणपति देवा एक ककातिया के किंग थे, उनके जनरल थे रे चरला रुद्रा, उन्होंने ये टेम्पल बनवाया था, ठीक है। रमप्पा टेम्पल कब, 1213 AD में। मेनली किसको डेडिकेटेड है, ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। तो थर्ड स्टेटमेंट देखो, द प्रिसाइडिंग डेटी इन द टेम्पल इज लॉर्ड रामा, लॉर्ड रामा नहीं है, वहाँ पे कौन है प्रिसाइडिंग डेटी, वहाँ पे लॉर्ड शिवा है, ठीक है, ये मैंने बता दिया। तो इनका नाम रमप्पा क्यों पड़ा, ना तो शिव रखा गया ना कुछ रखा गया, तो इनका नाम रमप्पा क्यों है, क्योंकि वहाँ पे एक रमप्पा नाम के स्कल्पचर ने मतलब जो भी स्कल्पचर था, जो स्कल्पचर बनाता था, उसने क्या वहाँ पे 40 ईयर्स तक काम किया था उस रमप्पा नाम के आदमी ने, तो उसके नाम पे फिर इस टेम्पल का नाम रमप्पा रख दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे जो रूफ में जो ब्रिक्स लगी हुई है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हल्की रूप्स लगी हुई है, ब्रिक्स लगी हुई है, उसको बोलते हैं लाइट वेट पोरस ब्रिक्स वहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। ये भी चीज़ याद रखने की है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या आ जाता है, ए आ जाता है, ठीक है। और इसी टाइम पे जब ये जैसे कि 1213 AD है, 13th सेंचुरी है, उसी टाइम पे कौन सा एक मूवमेंट और भी स्टार्ट हुआ था, लिंगायत्स का लिंगायत्स का जो वो था, जो शिव, ये भी शिव के भगत थे, ठीक है। वीरा शिवा ट्रेडिशन भी इसको बोलते हैं, वीरा शिवा ट्रेडिशन भी इसको बोलते हैं, जो किसने स्टार्ट की थी, बासवाना ने स्टार्ट की थी, ठीक है। बासवाना ने स्टार्ट की थी ये ट्रेडिशन। इसके मतलब जो इस वीरा शिवा ट्रेडिशन के जो फॉलोअर थे उनको क्या बोला जाता था, लिंगायत बोला जाता था, क्योंकि ये एक लिंगा को बियर करते थे अपने लेफ्ट शोल्डर पे समथिंग, ठीक है। तो ये आप देख लेना, ये मैंने पिछले लेक्चर में करवाया हुआ है, ठीक है। और जो इनके जो रिलीजियस टेक्स्ट होते थे ना, जो इनके रिलीजियस टेक्स्ट होते थे उसको बोला जाता था अगम्स। लिंगायत्स के जो रिलीजियस टेक्स्ट होते थे उनको बोला जाता था अगम्स, और वीरा शिवा ट्रेडिशन के जो टीचर्स होते थे, वीरा शिवा ट्रेडिशन के जो टीचर्स होते थे उनको क्या बोला जाता था, उनको बोला जाता था जनगम्स, क्या, जनगम्स, ठीक है, जनगम्स उनको बोला जाता था। तो ये कुछ चीज़ें ध्यान रखना कि बासवाना ने इनको शुरू किया था, रिलीजियस टेक्स्ट को अगम्स बोला जाता था, टीचर्स को ये जनगम्स बोला जाता था, ठीक है। तो ये रमप्पा टेम्पल तेलंगाना में है, किसने बनवाया था, कब बनवाया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना, और उसका नाम किस पे रखा गया है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस चीज़ें हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जैनिज्म टोट 5 डॉक्ट्रिन, जैनिज्म 5 चीजें बताता है, एंड ओनली 5th डॉक्ट्रिन वॉज एडेड बाय महावीर, और महावीर केवल एक डॉक्ट्रिन को ऐड करते हैं। तो महावीर ने कौन सी डॉक्ट्रिन ऐड की वो बताया जा रहा है, ठीक है। तो महावीर ने ऐड किया ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस, मतलब ब्रह्मचर्य का पालन, उन्होंने बोला कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ये महावीर ने उसमें जोड़ा। और ये तो होगी 4, चलो डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, डू नॉट कमिट वायलेंस, ब्रह्मचर्य, डू नॉट स्पीक लाई। तो एक और कौन सी बच गई कि जो थी, एक और जो 5वीं जो इनकी वो थी डू नॉट स्टील, ठीक है, चोरी नहीं करना। ये भी जैनिज्म में उनकी 5वीं सीख थी, ठीक है, कि डू नॉट स्टील, ठीक है। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है ये हो जाता है कंप्लीट। इसका आंसर है सी, जो महावीरा ने नई ट्रेडिशन ऐड की थी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड मैनी इंडिजिनस बुक्स वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, बहुत सारे इंडिजिनस बुक्स को पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया मेडिवल पीरियड में। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, किस किस को किया गया था मेडिवल टाइम में, ठीक है। तो किस किस को वो किया गया था, तो देखो सबको ही किया गया था, राज तरंगिनी को भी किया गया था, महाभारत को भी, और राग दर्पण को भी, तीनों को ही किया गया था, ठीक है। इसमें से जो महाभारत और जो राज तरंगिनी है, इनको जैन उल अबिदीन सुल्तान का नाम क्या था, जैन
उल अबिदीन। इन्होंने इनके टाइम पे मतलब ये सुल्तान थे, उनके ये सुल्तान कहाँ के थे, कश्मीर के, ठीक है। कश्मीर के सुल्तान के उस पे इनको के टाइम पे इनको ट्रांसलेट किया गया था। और जो राग दर्पण है ये किसके टाइम पे ट्रांसलेट की गई थी, ये की गई थी फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे, ठीक है। ये फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे वो की गई थी ट्रांसलेट, ठीक है। तो ये और दोनों ही रूलर क्या थे, मिडिवल टाइम में थे। तो दोनों ही स्टेटमेंट मतलब सारी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती हैं, तो आंसर हमारा क्या आ जाता है, डी, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सूफी सेंट के बारे में हमें बताना है। सूफी सेंट फर्स्ट है, ही वॉज बाबा फरीद्स मोस्ट फेमस डिसिपल। सबसे पहले जो सूफी सेंट थे वो कौन थे, ही वॉज बाबा फरीद्स मोस्ट फेमस डिसिपल। बाबा फरीद के मोस्ट फेमस डिसिपल थे, हमें बताना है कौन से थे, ठीक है। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दिल्ली एज इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ चिश्ती सिलसिला, और ही प्रेफर्ड टू शन द कंपनी ऑफ रूलर्स एंड नोबल्स एंड केप्ट अलोव फ्रॉम द स्टेट। तो ये ऐसे कौन थे, एक ही जो सबसे ज़्यादा आपने जिसका नाम सुना होगा वो कौन थे, शेख निज़ामुद्दीन औलिया, ठीक है। शेख निज़ामुद्दीन औलिया ये दिल्ली में कब आए थे, ये दिल्ली में आए थे 1259 एडी में, ठीक है। और इन्होंने 7 सुल्तान्स का रूल देखा हुआ है, 7 सुल्तान्स का इन्होंने रूल देखा हुआ है, ठीक है। इनके फेमस फॉलोअर कौन थे, जिनके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, अमीर खुसरो, ठीक है। इनके फेमस फॉलोअर कौन थे, अमीर खुसरो। और एक और क्वेश्चन आता है कि जो ये चिश्ती जगह मतलब जो ये है ना चिश्ती सिलसिला, तो ये चिश्ती जगह कहाँ पे है, क्या राजस्थान में है, कहाँ पे है, इंडिया में है। तो याद रखना ये जो चिश्ती जगह ये कहाँ पे, अफगानिस्तान में है, ठीक है। याद रखना ये जो चिश्ती जगह ये कहाँ पे है, अफगानिस्तान में, एक जगह का नाम है, एक टाउन का नाम है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ चीज़ें हैं जो इस क्वेश्चन के बारे में हमें ये चाहिए थी, तो ये हमने कर लिया। तो आंसर आ गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। नृत्य का क्या मतलब होता है, देखो जब भी आप आर्ट एंड कल्चर की बुक पढ़ोगे उसमें 3 टाइप के आपको बताए जाएंगे कि डांस में 3 टाइप के वो होते हैं। एक तो होता है नृत्य, एक होता है नाट्य, एक होता है नृत्य, ठीक है। एक होता है नृत्य। अब देखो प्योर डांस, ठीक है, प्योर डांस जहाँ पे बॉडी मूवमेंट्स, केवल बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, वहाँ पे कोई फीलिंग एक्सप्रेस नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं, नृत्य। उसको क्या बोलते हैं, नृत्य, ठीक है। याद रखना है इसको क्या बोलते हैं, नृत्य, ठीक है। हमसे पूछा नृत्य, ठीक है। फिर है हमारा नाट्य। नाट्य क्या होता है, डांस सीक्वेंस जिसमें ड्रामेटिक एलिमेंट होता है, जिसमें ड्रामा मेन किया जाता है, ठीक है। ड्रामा जिसमें किया जाता है वो क्या होता है, नाट्य, ठीक है। ड्रामा जिसमें किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, नाट्य। और नृत्य क्या होते हैं, जिसमें सारी चीज़ें होती हैं, मिक्स एक्सप्रेशंस भी होते हैं और वो किसी थीम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं नृत्य, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, बी, ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या हो गया, बी। नृत्य क्या होता है, एक्सप्रेशनल मूवमेंट टू कन्वे द मीनिंग ऑफ ए थीम, ठीक है। इसका ये प्योर मीनिंग यही है, बस इतना ही जानना जरूरी है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। आजीविका सेक्ट तीसरी बार आ चुका है, चौथी बार, ठीक है। फर्स्ट इट वॉज एन अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट विच emerged एट द सेम टाइम एज राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ये उसी टाइम पे एमर्ज हुआ जब बुद्धिज्म और जैनिज्म एमर्ज हुए, ठीक है। ये उसी टाइम पे एमर्ज हुआ, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही, उसी टाइम पे एमर्ज हुआ। सेकंड है, दे प्रैक्टिस्ड कंप्लीट न्यूडिटी। इन्होंने कंप्लीट न्यूडिटी को प्रैक्टिस किया, बिल्कुल ये भी सही है कि आजीविका सेक्ट वालों ने कंप्लीट न्यूडिटी को फॉलो किया। थर्ड है, दे बिलीव्ड इन नियति और डेस्टिनी एंड डिस्कार्डेड द कर्मा डॉक्ट्रिन। इन्होंने बिलीव किया नियति और डेस्टिनी में, और कर्मा की जो डॉक्ट्रिन है उसको डिस्कार्ड कर दिया। तो ये भी बिल्कुल सही है कि वो नियति को मानते थे और कर्मा के डॉक्ट्रिन को उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया। उनके हिसाब से क्या था कि जो होना है वो होके ही रहेगा, मतलब एवरीथिंग इज प्रीडिस्टेंड, आप मतलब डेस्टिनी का कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उन्होंने कर्मा का वर्ड तो उन्होंने यूज ही नहीं किया, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो तीनों ही चीजें इसमें सही हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी, ठीक है। और मेनली जो आजीविका सेक्ट था इसको फाउंड किसने किया था, इनको मैंने कल भी बताया था ये चीज़ कि इनको किसने फाउंड किया था, इनको किया था मक्काली घोषाला ने, ठीक है। मक्काली घोषाला ने इनको फाउंड किया था, ठीक है। ये मेनली क्या बोलते थे कि सिंपल एक्सकेटिक लाइफ जियो, ठीक है, विदाउट कपड़ों के और विदाउट एनी मटेरियल पोजेशन, ठीक है। ये चीज़ ये बोलते थे। और ये कब ओरिजिनेट हुआ था, ये सेक्ट 5th BC में ये ओरिजिनेट हुआ था, और कंप्लीट न्यूडिटी फॉलो करते थे, ठीक है। कोई कर्म का यूज़ नहीं था, और ये बोलते थे कि कोई फ्री विल नहीं होती, हर चीज़ क्या है, प्री डिसाइडेड है,
और याद रखना इन्होंने जबकि बुद्धिज्म और जैनिज्म क्या करते थे, ये कर्मा को मानते थे, ठीक है, ये दोनों कर्मा को मानते थे बुद्धिज्म और जैनिज्म, लेकिन आजीविका सेक्ट कर्मा को नहीं मानता था, ठीक है, ये इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वेदास को इसने भी रिजेक्ट किया, ठीक है, इसने भी वेदास को क्या किया, रिजेक्ट किया, वेदास, ठीक है, वेदास को इन्होंने भी रिजेक्ट किया। उसके बाद इन्होंने सोल को क्या माना, फॉर्मलेस मैटर, इन्होंने सोल को क्या माना फॉर्मलेस मैटर, ठीक है। और इनके फेमस कोई रूलर था जो इनका फॉलोअर था, बिल्कुल इनका फेमस फॉलोअर था बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसारा वॉज वन ऑफ हिज फॉलोअर, ठीक है, ये 4th BCE में थे, ठीक है। और इनका इम्पोर्टेंट सेंटर कहाँ था आजीविका सेक्ट का, इनका इम्पोर्टेंट सेंटर था श्रावस्ती, श्रावस्ती जगह कहाँ पे, यूपी में इनका इम्पोर्टेंट सेंटर था। आजीविका के बारे में क्या कहीं और भी मिलता है, यस, अशोका के 7th पिलर में, अशोका के 7th पिलर एडिक्ट में, 7th पिलर एडिक्ट में इनका मेंशन मिलता है, ठीक है, आजीविका सेक्ट का, ठीक है। तो इनका मेंशन इतनी जगह हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है वो हो जाता है कंप्लीट। ये सारी चीज़ें हमने आजीविका सेक्ट के बारे में देख ली। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग अमर्स्ड वर नोन इन इंडिया ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स बिफोर 6th सेंचुरी, 6th सेंचुरी से पहले क्या क्या चीज़ें जानी जाती थी AD से पहले। तो देखो मेटलर्जी, ये तो किस में आ गई थी, ये तो इंडस वैली में ही आ गई, तो फर्स्ट तो बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ पेपर, देखो पेपर का जो प्रोडक्शन है इंडिया में काफ़ी लेट आया, ठीक है, चाइना में बल्कि जल्दी बन गया था ये, लेकिन इंडिया में मिडिवल टाइम्स में पेपर आता है, ठीक है, मिडिवल टाइम्स में पेपर आता है 1417 से 67 के बीच में पेपर आता है। तो इंडिया में पेपर मतलब उससे पहले नहीं था। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गन पाउडर, यस गन पाउडर ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले कौन लेके आए थे, पोर्टुगीज लेके आए थे। सबसे पहले गन पाउडर को कौन माना जाता, पोर्टुगीज लेके आए थे, फिर बाबर लेके आया था, और दोनों ही क्या थे, मिडिवल इंडिया में थे, ठीक है, दोनों ही मिडिवल इंडिया में थे। तो ये भी मतलब नहीं माना जाता कि 6th सेंचुरी AD से पहले आया था। और मेकिंग ऑफ डाई एंड पिगमेंट, बिल्कुल, तभी तो वो वहाँ पे केव्स में पेंटिंग वगैरह करते थे डाई और पिगमेंट्स बना के। तो 1st और 4th स्टेटमेंट करेक्ट है, तो जिसका आंसर क्या आ जाता है, B आ जाता है, ठीक है। तो हमने हर एक चीज़ को देख लिया है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। विद रेफरेंस टू सोशल स्ट्रक्चर प्रिवलेंट इन संगम एज, संगम एज में जो सोशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट था उसके बारे में बताना है। संगम में द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज प्रोहिबिटेड इन संगम सोसाइटी, संगम सोसाइटी में जो सती थी उसको प्रोहिबिट किया जाता था, ठीक है। तो याद रखना संगम में सती प्रिवेलेंट थी, ठीक है, ये हर एक उसमें सती जो थी वो प्रिवेलेंट ही थी। तो यस सती वहाँ पे क्या थी, प्रिवेलेंट थी। तो ये स्टेटमेंट होगी रॉन्ग हमारी, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जो सती थी उस प्रथा को क्या किस नाम से जाना जाता था, सती को जाता था टिप्पा टिप्पा या डाल टिप्पा या डाल टिप्पा या डाल के नाम से जो सती की प्रथा थी उसको इस नाम से जाना जाता था। सेकेंड है एग्रीकल्चरल ऑपरेशन सच एज प्लोइंग वर मेनली कन्फाइंड टू मेंबर्स ऑफ लोएस्ट क्लास। इसने बोला कि जो एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस थे जैसे कि प्लोइंग वो लोएस्ट कास्ट के लिए मेनली कन्फाइंड थे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि लोएस्ट कास्ट के जो मेंबर्स हैं वही वहाँ पे प्लोइंग करते थे। थर्ड है द रिच नोबल्स वर इन्वेस्टेड विद द टाइटल ऑफ इनार्डी टू डीमार्केट द सोसाइटी। तो इसने देखो जो रिच नोबल्स को इनार्डी का टाइटल नहीं दिया जाता था, किसको इनार्डी का टाइटल दिया जाता था, जो आर्मी में होते थे, मतलब जो कैप्टन्स ऑफ आर्मी होते थे ना, कैप्टन्स ऑफ आर्मी, उनको इनार्डी का टाइटल दिया जाता था, ना कि रॉयल्स नोबल्स को। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग हो गई। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, सी, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। सती बता दिया, ये बता दिया। अब जो लोअर कास्ट के मेंबर्स थे जो मेनली जो प्लोइंग कर सकते थे उनको बोला क्या जाता था, उनको किस नाम से जाना जाता था, लोअर कास्ट के मेंबर्स को बोला जाता था कडाई सियार, कडाई सियार, ठीक है। लोएस्ट कास्ट के मेंबर को संगम एज में क्या बोला जाता था, कडाई सियार, ठीक है। उसके बाद जो रिच पीजेंट्स थे, ठीक है, जो रिच पीजेंट्स थे उनको क्या बोला जाता था, रिच जो पीजेंट्स थे उनको क्या बोला जाता था, रिच पीजेंट्स को बोला जाता था वेल्लालास, ठीक है, वेल्लालास, ठीक है, वेल्लालास उनको बोला जाता था। और जो रूलिंग क्लास थी, रूलिंग क्लास
रूलिंग क्लास को किस नाम से जाना जाता था? उनको बोला जाता था अरासार। क्या बोला जाता था? अरासार, जो रूलिंग क्लास होती थी उनको। ठीक है, और जो ये वल्ललाज और अरासार थे, इनके बीच में मैरिज रिलेशंस भी होते थे। ठीक है, लेकिन लोअर कास्ट के बीच में नहीं होते थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा सी। थोड़ा थोड़ा हमने सोशल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया, और कौन से टर्म्स वहाँ पे यूज होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टर्म्स को याद रख लेना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। In the context of Indo-Islamic architecture, the technique of tessellation and पिटराडूरा were associated with। देखो पिटराडूरा तो आपको पता ही होगा ये क्या है। पिटराडूरा क्या है? डेकोरेशन ऑफ सरफेस एंड वॉल्स। वॉल्स पे जो डेकोरेशन वगैरह होती है उसको बोलते हैं पिटराडूरा। ठीक है, और ये टर्म भी आज से याद रख लेना। टेसिलेशन भी वैसी ही होती है, सरफेस और वॉल्स पे जो डेकोरेशन की जाती है उसी को बोलते हैं। ठीक है, टेसिलेशन एंड पिटराडूरा। ठीक है, तो ये टर्म हमारे लिए नई आई है, तो इसको अब ध्यान रखना। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। मीजोलिथिक फेज के बारे में हमें बताना है। सबसे पहले देख लेते हैं मीजोलिथिक फेज। मीजोलिथिक फेज के बारे में हमने 1 सेकेंड। मीजोलिथिक फेज के बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में एक चीज़ बताई थी कि मीजोलिथिक फेज में जो माइक्रोलिथ्स होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं, सिग्निफिकेंट फीचर होता है उनका, जो हंटिंग वगैरह में यूज होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही होगी। सेकंड स्टेटमेंट की यस माइक्रोलिथ्स वहाँ पे यूज होते हैं, सेकंड स्टेटमेंट ठीक होगी, तो मतलब ये वाला ऑप्शन कट हो गया। अब देखो मीजोलिथिक साइट्स आर एब्सेंट इन कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया। क्या मीजोलिथिक साइट कहीं पे भी कोस्टल एरियाज में थी ही नहीं? तो देखो ये स्टेटमेंट भी आप काट सकते हो, बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि एब्सेंट थी, कोई ना कोई साइट तो होगी। तो यस थी, कौन कौन सी? जैसे कि मुंबई। ठीक है, मुंबई साइड जो थी वो मीजोलिथिक थी। ठीक है, उसके बाद थूथुकुडी, थूथुकुडी ये तमिलनाडु में जगह थी, ये भी कोस्टल सिटी थी। ठीक है, थूथुकुडी। और विशाखापट्टनम आंध्रा में, कौन सी थी? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम ये कहाँ थी? आंध्रा में। तो ये सारी सिटीज़ क्या थी? कोस्टल सिटीज़ थी। तो ऐसा नहीं था कि वहाँ पे जो थी कोस्टल सिटीज एब्सेंट थी। तो सेकंड तो करेक्ट है, और थर्ड जो है वो हमारा रॉन्ग है, और थर्ड रॉन्ग होती तो हमारा आंसर ही आ जाता है फर्स्ट एंड सेकंड। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है। जो मीजोलिथिक पीपल थे वो सेमी परमानेंट और टेम्परेरी सेटलमेंट्स में रहते थे, और यहाँ पे एक चीज़ क्या शुरू हुई थी, मैंने बताया था आपको, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यहाँ पे शुरू हुआ था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, और एक और चीज़ मैंने इसमें बताई थी आपको कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो नियोलिथिक फेज था वहाँ पे क्या शुरू हुई थी? वहाँ पे एग्रीकल्चर शुरू हुई थी। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स वहाँ पे शुरू हुई, तो एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर क्या लिख रही हूँ मैं? एग्रीCULT। ठीक है, एग्रीकल्चर वहाँ पे शुरू हुई थी। ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर और कल्टीवेशन को मैंने मिला दिया। ठीक है, माइंड में अपने आप ही। तो एग्रीकल्चर और वहाँ पे शुरू हुई थी नियोलिथिक फेज में। ठीक है, तो जो कल मैंने वो बताया था आपको, एक पूरी टेबल बनवाई थी, तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 क्या बोलता है? द वेल नोन पेंटिंग मारू रागिनी, द वेल नोन पेंटिंग मारू रागिनी ऑफ रागामाला सीरीज जो शाहिबुद्दीन ने पेंट की है, तो ये पेंटिंग किससे बिलोंग करती है? तो देखो ये तो एक फैक्चुअल सॉरी, ये जो फैक्चुअल चीज है ये किसने पेंट किया? 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये अभी जो मारू रागिनी है ये किसने शुरू की है? ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये किसने शुरू की थी? ये किस पेंटिंग से, मतलब किस स्कूल की पेंटिंग से बिलोंग करती है ये वाली मारू रागिनी? तो ये मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग से बिलोंग करती है। ठीक है, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग से मेनली ये बिलोंग करती है। और इन सब में से सबसे फेमस है हमारी किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग से सबसे ज़्यादा क्या फेमस है? बनी ठनी पेंटिंग, बनी ठनी पेंटिंग, जिसमें राधा जी को बनी ठनी बोला जाता है। ठीक है, बनी ठनी पेंटिंग्स इसकी सबसे ज़्यादा फेमस है। फिर है और बस यही इसमें सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, और तो मेरे को इसमें कुछ नहीं लगता। जो शाहिबुद्दीन थे इनका जो टाइम पीरियड था ये 1628 से 52 के बीच में था। ठीक है, जगत सिंह वन के टाइम पे थे ये। ठीक है, जगत सिंह वन के टाइम पे थे, जगत सिंह वन के टाइम पे थे। इन्होंने और भी बहुत सारी पेंटिंग की हुई है। मारू रागिनी की पेंटिंग तो है ही, साथ में इन्होंने जैसे कि रागमाला तो हो गई,
रागमाला की सीरीज़ की हुई है। इसके अलावा इन्होंने रसिका प्रिया भी इन्होंने पेंटिंग की हुई है। ठीक है, इसके अलावा भागवत पुराण क्या की हुई है, भागवत पुराण भी इन्होंने की हुई है। युद्ध कांड ऑफ रामायण, युद्ध कांड ऑफ रामायण ये भी इन्होंने की हुई है। तो ये बहुत सारी पेंटिंग्स जो है वो शाहिबुद्दीन ने बनाई हुई है और ये जगत सिंह वन के टाइम पे थे। ठीक है, और जो वैसे सबसे पहले अगर रंगमाला सीरीज़ की बात करें, रागमाला सीरीज़ की बात करें, तो वो स्टार्ट हुई थी 1605 में। ठीक है, कहाँ पे, चावंद में। ठीक है, किसने शुरू की थी, भाई निसारदीन। ठीक है, निसारदीन ने इसको शुरू किया था। और शाहिबुद्दीन जो थे फिर ये ज़्यादा फेमस हुए, इन्होंने बहुत सारी और भी पेंटिंग्स बनाई हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। Recently, the term active galactic nuclei was seen in news. Which of the following statement is correct with reference to it? एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई के बारे में बताना है। एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई क्या होती है? ठीक है, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई क्या होती है? अब रिसेंटली क्या हुआ ना कि 3 सुपर मैसिव ब्लैक होल्स मर्ज होते हुए दिखाई दिए गए हैं। ठीक है, मतलब ऐसे दिखाई दिए हैं 3 सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। ठीक है, तो वही है कि जो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स है ये, और जो सेवरल मिलियन सोलर मासेस से बने हुए हैं साइज में और गैलेक्सीज के सेंटर में है, तो उसी को बोलते हैं एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई। गैलेक्सीज के सेंटर में जो सेवरल मिलियन सोलर मासेस साइज में जो हैं वो जो बने हुए हैं उनको बोलते हैं एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई। ठीक है, ऐसा देखा गया है कि 3 जो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हैं वो मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। और ये कहाँ से देखा गया? साउथ अफ्रीका में एक टेलीस्कोप लगा हुआ, वहाँ से इसको देखा गया है। ठीक है, नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप। ठीक है, नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप से इसको देखा गया है। और फिर बाद में इसको जो ऑन बोर्ड एस्ट्रो सैटेलाइट है उससे भी इसको देखा गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। अलाउद्दीन खिलजी सबसे फेमस रूलर। ठीक है, उनके बारे में बताना है। फर्स्ट है ही लोअर्ड एंड फिक्स द प्राइस ऑफ कमोडिटीज ऑफ डेली यूज। बिल्कुल, देखो जो अलाउद्दीन खिलजी के जो मार्केट रिफॉर्म्स है ना वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के जो मार्केट रिफॉर्म्स है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो ही लोअर्ड एंड फिक्स द प्राइस ऑफ कमोडिटीज ऑफ डेली यूज। बिल्कुल इन्होंने फिक्स किए थे। सेकंड, ही इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ हॉर्सेस। देखो अगर वो हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे तो ये थोड़ी ना है कि वे जानबूझ के हॉर्सेस का प्राइस बढ़ाएंगे, तो ये तो नॉर्मल आप दिमाग लगा सकते हो। ठीक है, टू मेक देम एक्सक्लूसिव कमोडिटी। देखो एक तो सुल्तान है, उसको घोड़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दाग और चेहरा का जो सिस्टम उन्होंने शुरू किया है, तो उनको जितने ज़्यादा घोड़े चाहिए होंगे उतने उसको कम प्राइस में चाहिए होंगे ना, तो ज़्यादा महंगे नहीं होंगे। तो उससे अगर ज़्यादा महंगे होंगे तो उससे स्टेट की ट्रेजरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो नहीं, उन्होंने हॉर्सेस के प्राइस को कम रखने की कोशिश की थी, बढ़ाया नहीं था। और थर्ड है ही अपॉइंटेड शाहाना मंडी। मतलब बताती हूँ, टू इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केट रिफॉर्म्स। देखो इन्होंने मार्केट रिफॉर्म्स में क्या किया था ना, इन्होंने 3 डिफरेंट मार्केट बनानी थी अलग अलग कमोडिटी के लिए। 3 अलग अलग मार्केट की बात करूँ, सबसे पहले एक तो ग्रेन मार्केट, सबसे पहले बनाई ग्रेन मार्केट। उसके बाद दूसरी बनाई एक क्लॉथ मार्केट, और एक तीसरी बनाई जिसको बोलते हैं मतलब हॉर्सेस, स्लेव्स, कैटल्स, सब कुछ के लिए जो मार्केट बनाई। अब जो ग्रेन मार्केट थी उसको इन्होंने नाम दिया मंडी। ठीक है, अब जो क्लॉथ मार्केट थी उसको इन्होंने नाम दिया सराय अदल। क्लॉथ मार्केट को क्या नाम दिया? सराय अदल। और बस ये जो हॉर्सेस वाली थी इसको कुछ नाम नहीं दिया इन्होंने। ठीक है, ऐसे ही छोड़ दिया। अब जो शराय मंडी थे ये क्या करते थे, ये सुपरिटेंडेंट थे, मतलब इन मार्केट्स के ऊपर जो हर चीज़ देखते थे। और इनके साथ क्या ऐड कर दिए गए थे शराय मंडी के साथ? इंटेलिजेंस ऑफिसर, ताकि वो इनको छोटी मोटी खबर देते रहे मार्केट्स की। ठीक है, और प्राइस वहाँ पे कंट्रोल कर दिए जाते थे रीजनेबल प्राइस पे, ताकि सब कुछ बिकता रहे। और हॉर्सेस के भी कम प्राइसेस जो थे इंश्योर किए जाते थे। ठीक है, और इन्होंने क्या रिफॉर्म किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने? ये तो हो गए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि ही अपॉइंटेड शाही मंडी और लोअर कर दिया प्राइस, और हॉर्सेस का भी इन्होंने प्राइस को लोअर ही रखा था। तो फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है।
तो आंसर क्या आ गया हमारा डी। इसके अलावा इनके फेमस रिफॉर्म्स, इन्होंने चेहरा और दाग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, चेहरा और दाग सिस्टम वो किया था। और इन्होंने जो जागीर सिस्टम थी ना उसको एबोलिश कर दिया था। किसको? जागीर सिस्टम को इन्होंने एबोलिश कर दिया था। एबोलिश का मतलब क्या होता है, जैसे कि पहले क्या होता था ना कि मान लो कोई भी नोबल है, वो अगर आर्मी रख रहा है तो उसको एक पर्टिकुलर रीजन दे दिया जाता था, वो वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करता था, आर्मी को मेंटेन करता था। थोड़ा बहुत कुछ सामान बच जाता था तो वो उसको किसको देता था, शायद उसका नाम उस रेवेन्यू को बोलते थे फवाजिल। ठीक है, तो वो फवाजिल जो शायद एक बार चेक कर लेना, ठीक है, फवाजिल मैं सही वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि नहीं, शायद ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये वर्ड आया था। ठीक है, तो जो फवाजिल था वो शायद मतलब, या फिर जो मान लो कि एक्स्ट्रा अमाउंट जो कलेक्ट हो जाता था या बच जाता था जो अमाउंट, वो सेंटर को दे देता था। ठीक है, तो ये था मतलब मेन जागीर सिस्टम का सिस्टम। लेकिन इन्होंने क्या किया, कैश में पेमेंट देना शुरू किया। उनको जागीर देने की बजाय उस मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, उनको कैश में देना शुरू किया। तो कैश में सैलरी देना इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, जागीर सिस्टम को इन्होंने एबोलिश किया था। इसके अलावा इन्होंने कुछ मतलब वो डिपार्टमेंट्स भी बनाए थे, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आया था अरीज ए मुमालिक। अभी बताओ आप अरीज ए मुमालिक याद करके कि कौन सा डिपार्टमेंट था ये कौन सा डिपार्टमेंट था जो सोल्जर्स वगैरह को अपॉइंट करते थे। ठीक है, अरीज ए मुमालिक वही दीवाने अर्ज के ऊपर जो बैठता था, जो सोल्जर्स मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड। ठीक है, तो वही थे अपॉइंटमेंट जो सोल्जर्स की करते थे, अपॉइंटमेंट ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, जो ये करते थे, जो मिलिट्री डिपार्टमेंट के ऊपर होते थे। इसके अलावा मुश्ताक रज, थोड़ी देर पहले बताया था कि जो मेनली लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे। ठीक है, मुश्ताक रज जो पीजेंट से लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे। ठीक है, पीजेंट से लैंड रेवेन्यू को जो कलेक्ट करते थे, लैंड रेवेन्यू को जो कलेक्ट करते थे। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, जजिया को भी इम्पोज किया था। याद रखना, इन्होंने क्या किया था, जजिया को क्या किया था, इम्पोज किया था। ठीक है, नॉन मुस्लिम्स पे। इसके अलावा इन्होंने अच्छे काम भी किए थे, जैसे कि इन्होंने वाइन जो थी, वाइन और जो गैम्बलिंग है उसको क्या किया था, प्रोहिबिट किया था। ठीक है, गैम्बलिंग और जो वाइन है उसको प्रोहिबिट किया था इन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, इनकी डेथ कब हुई थी, 1316 में इनकी डेथ हुई थी। कब से कब तक इन्होंने रूल किया, 1296 से लेके 1316 तक इन्होंने रूल किया। ठीक है, और इन्होंने एक और चीज़ इन्होंने की कि इन्होंने जो उलेमाज हैं, उलेमाज मतलब जो रिलीजियस अफेयर्स में जो वो करते थे, उनकी इंटरफेरेंस को स्टेट के अफेयर्स में रोक दिया। मतलब रिलीजन और स्टेट को इन्होंने अलग अलग करने की कोशिश की। ठीक है, जो उलेमाज था उनका स्टेट में कंट्रोल को कम कर दिया था। ठीक है, इन्होंने एक और डिपार्टमेंट बनाया था, अमीर ए कोही। अमीर ए कोही मैंने पहले बताया था, एग्रीकल्चर के ऊपर जो डिपार्टमेंट होता था उसको बोलते थे, मतलब इंचार्ज ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। ठीक है, और यहाँ पे याद रखना स्पाई सिस्टम भी काफ़ी था, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेंट था स्पाई सिस्टम। ठीक है, स्पाई भी थे वहाँ पे। एक और चीज़ यहाँ पे जवाबित भी एक टाइप का था। मतलब जवाबित का मतलब इस टाइम पे, मतलब एक जवाबित का मतलब होता था डिटेल्ड रेगुलेशंस, यहाँ पे किए जाते थे हर चीज़ के। ठीक है, डिटेल्ड रेगुलेशंस। तो ये कुछ टर्म्स हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, ये याद रखना। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे क्या मतलब रिफॉर्म्स हुए थे उस चीज़ के बारे में। देखो यूपीएससी वो नहीं पूछती, मतलब मेन वो उनके काम जो उन्होंने किए उसके बारे में पूछती है। ठीक है, तो हमने बता दी 3 टाइप की मार्केट उसने बनाई थी, और ये सारी चीज़ें उन्होंने की थी, ये मेन उसके डिपार्टमेंट थे। ठीक है, तो हमारा ये जो था क्वेश्चन नंबर 15 ये हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, रिसेंटली तपस वॉज सीन इन न्यूज़। तपस, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किसका तपस का ऑब्जेक्टिव क्या है। 1 सेकेंड। तपस का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तपस का अगर आपको फुल फॉर्म पता हो तो आप शायद कर भी लो। तपस की फुल फॉर्म होती है ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज। प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज, ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज। किसके लिए, यहाँ पे मैसिव ऑनलाइन
ओपन ऑनलाइन कोर्स करवाए जाएंगे, ट्रेनिंग दी जाएगी ऑनलाइन। ठीक है, ये किसने शुरू किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस ने इसको शुरू किया है। ठीक है, तो ये किसके लिए है? किसके लिए है ये? सोशल डिफेंस में कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए स्टेक होल्डर्स की। तो टू प्रोवाइड कोर्सेज इन फील्ड ऑफ सोशल डिफेंस फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स। ठीक है, तो जो इसका आंसर हो गया वो हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। चंद्रगुप्ता टू के बारे में बताना। चंद्रगुप्ता टू, ठीक है, चंद्रगुप्ता टू, चंद्रगुप्ता टू का टाइम पीरियड कब से कब तक है? 380 से लेके 412 तक। ठीक है, यहाँ तक इनका आता है। ठीक है, और हरिसेना ने क्या बनाया था? हरिसेना ने तो इनके टाइम पे क्या बनाया था? इनके टाइम पे बनाया था इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति मतलब इलाहाबाद जो पिलर इंस्क्रिप्शन है वो इन्होंने बनाया था। कालिदास तो नवरत्न में था। ठीक है, तो ये दोनों क्या उसी के टाइम पे थे? बिल्कुल सही है। सुश्रुत तो बाद में थे ना, सुश्रुत तो बाद में थे। ये मेनली कुषाण किंग जो कनिष्क के टाइम पे थे, मतलब लगभग। ठीक है, कनिष्का के टाइम पे थे। तो ये थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है और फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया हमारा? सी। ठीक है, टाइम पीरियड देखो बार बार आ रहा है हमारा टाइम पीरियड, किसके टाइम पीरियड पे कौन कौन थे। ठीक है, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है कि किसके टाइम पे कौन जिंदा था। ठीक है, यह चीज़ याद रखनी बहुत ज़रूरी है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में बताना है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में लड़ा गया था? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में लड़ा गया था? मराठों के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ठीक है, किसके बीच में लड़ा गया था? मराठाज और अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। इसको अहमद शाह दुरानी भी बोलते थे। अब देखो, दी मराठाज आर्मी वॉज लेड बाई सदाशिव राव बाहू। जो मराठा की आर्मी थी उनको यही लेड कर रहे थे, बिल्कुल। सेकंड, वाइल दी अफगान आर्मी वॉज आउट नंबर बाई मराठाज। अफगान की आर्मी आउट नंबर थी कर रही थी मराठों को। दी फॉर्मर वॉज बेटर इक्विप्ड देन दी लेटर। वाइल द अफगान आर्मी वाज, देखो ये बोल रहे हैं कि मराठास की जो आर्मी है वो ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू अफगान आर्मी इन नंबर। ऐसा नहीं था, अफगान की आर्मी नंबर में भी ज़्यादा थी और उनके पास स्किल्स भी ज़्यादा थी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है। देखो, ठीक है, ये आउट नंबर्ड बाय, ये बोल रहे हैं कि ज़्यादा मराठास का नंबर था। ऐसा नहीं था, अफगान की जो आर्मी थी वो नंबर में भी ज़्यादा थी और उनके पास स्किल्स भी ज़्यादा थी। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट सही हो जाती है। थर्ड देखो, राजपूत और सिक्स फोर्ट ऑन द साइड ऑफ मराठा। देखो, राजपूत और सिक्स जो मराठास थे ना, आपको पता है ये एक टैक्स लगाते थे चौथ, और कल ही बताया था सरदेशमुखी। ठीक है, सरदेशमुखी ये 10% होता था चौथ के ऊपर और ये 1/4 या कुछ ऐसा टैक्स होता था। तो जो ये टैक्स लगाते थे ये हर जगह प्लंडर कर रहे थे। ठीक है, ये इनडिस्क्रिमिनेट जो इनका प्लंडर था ना मराठास का, इसने इनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान दिया, क्योंकि फिर जब इनका किसी के साथ युद्ध हुआ तो इनका साथ किसी ने नहीं दिया। ठीक है, तो याद रखना, तो राजपूत और सिक्स ने इनका साथ नहीं दिया था। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग हो जाती है। तो इसका आंसर जो हो जाता है वो हमारा हो जाता है ए। ठीक है, और अहमद शाह अब्दाली में तो मैंने बता ही दिया हर चीज़ के बारे में। उन्होंने तो मतलब मेन स्किल्स भी थी, उन्होंने गन्स का भी यूज़ किया था, सिविल गन्स का भी उन्होंने यूज़ किया था कैमल्स पे रख के। ठीक है, और मेनली जो अहमद शाह अब्दाली था ना, उनको तो किसने सपोर्ट किया था? उन्होंने नॉर्थ से जो रोहिल्ला अफगान थे ना, रोहिल्ला अफगान, ये क्वेश्चन भी देखो अब की बार आया हुआ है। ठीक है, याद रखना, रोहिल्ला अफगान जो थे दोआब के, उन्होंने इनको सपोर्ट किया था। और सुजाउद्दौला, अवध के जो नवाब थे सुजाउद्दौला, इन्होंने भी इनको सपोर्ट किया था। ठीक है, किसको? अहमद शाह अब्दाली को। इन दोनों ने अहमद शाह अब्दाली को सपोर्ट किया था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा। और लास्ट में कौन जीता? अहमद शाह अब्दाली जीता था यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो आपको पता होनी चाहिए। और जैसे ही अहमद शाह अब्दाली जीता और मराठा क्या हो गए, काफ़ी ज़्यादा क्या हो गए, वीक पड़ गए। और जैसे ही मराठास वीक पड़े तो ब्रिटिश को मौका मिल गया अपना, ब्रिटिश का राइज मतलब हुआ उसके बाद। ठीक है, मराठास बिल्कुल कमज़ोर पड़ गए और फिर उसके बाद हुआ किसका, कौन अपलिफ्ट होते हैं? ब्रिटिश अपलिफ्ट होते हैं उसके बाद। ठीक है, मराठा में तो मराठा के कमांडर्स में तो जेलसीज बहुत ज़्यादा थी आपस में। ठीक है, किसी ने इनका साथ नहीं दिया।
बस यही था 1761 का थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक, तो आंसर आ गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, वेल्लार। वेल्लार क्या होता है, देखो थोड़ी देर पहले ही बताया था, लार्ज लैंड ओनर्स को क्या बोलते हैं, वेल्लार्स, बिल्कुल सही है। उजावर। उजावर क्या होता है, देखो उजावर होता है प्लोमैन। उजावर क्या होता है, प्लोमैन। और अधिमाई क्या होता है, स्लेव्स। अधिमाई क्या होता है, स्लेव्स। तो ये ही रूरल सोसाइटी में, मतलब तमिल लिटरेचर में ये कुछ वर्ड्स यूज होते हैं। कहाँ पे, तमिल या संगम लिटरेचर में ये कुछ वर्ड्स यूज होते हैं। तो वही है, तो इसका केवल और केवल आंसर ए सही है। तो वर्ड्स और टर्म्स याद रख लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आर एसोसिएटेड विद मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक से कौन से एसोसिएटेड इवेंट्स हैं। देखो देखो, जो मोहम्मद बिन तुगलक है ना, उसको पागल राजा बोला जाता था, ठीक है। कब से कब तक इन्होंने रूल किया, 1325 से 1351 तक इन्होंने रूल किया। लगभग 25-26 साल इन्होंने रूल किया। इनकी 5 जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियां थी, ठीक है। 5 गलतियां गिनवाते हैं, कौन कौन सी। सबसे पहले तो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता। कोलकाता नहीं इन्होंने कैपिटल शिफ्ट की थी, इन्होंने कैपिटल शिफ्ट की थी अपनी दिल्ली टू देवगिर, ठीक है, दौलताबाद, यहाँ उन्होंने कैपिटल शिफ्ट की थी। तो फर्स्ट तो स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग होगी कि मतलब वैसे कैपिटल तो इन्होंने शिफ्ट की थी, ये तो इनकी थी गलती, लेकिन उन्होंने दिल्ली से देवगिर की थी, ना कि कोलकाता, ठीक है। वैसे ये स्टेटमेंट गलत है, तो ये पहली गलती होगी उनकी कि उन्होंने कैपिटल शिफ्ट कर दी। सेकंड थी सेकंड बोल रहा है कि सक्सेसफुल इन्वेजन ऑफ कराचिल रीजन एंड कांधार। देखो कराचिल रीजन है आज का जो हिमाचल है, हिमाचल का रीजन बोल रहा है, इन्होंने इन्वेजन किया और वो सक्सेसफुल इन्वेजन था। याद रखना, ये भी उनकी ज़िंदगी की एक बड़ी गलती थी कि उन्होंने हिमाचल के रीजन को इन्वेड किया और वो बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल तरीके से हार गए, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया, उन्होंने बैटल ये लॉस्ट कर दिया था मिजरेबल तरीके से। तो ये भी उनकी जो इन्वेजन था ये भी अनसक्सेसफुल रहा, तो ये भी सेकंड इनकी गलती होगी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर बोल रहा है कि थर्ड बोल रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दीवाने कोई। इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया दीवाने कोई, ये तो ठीक ये ठीक है कि उन्होंने दीवाने को ही एक डिपार्टमेंट बनाया, लेकिन इन्होंने क्या किया ना, दोआब के रीजन पे इन्होंने टैक्स लगा दिया, ठीक है। जनता पे टैक्स ज़्यादा हो गया और फिर जनता इनसे उखड़ने लग गई, ठीक है। तो ये थी कि दोआब पे इन्होंने टैक्स लगा दिया, ये इनकी थी तीसरी सबसे बड़ी गलती, ठीक है। तो 3 गलती तो हमने इनकी देख ली कि 3 गलती इनकी सबसे बड़ी क्या थी। एक गलती थी इनकी, इन्होंने टोकन करेंसी का यूज़, मतलब इन्होंने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करती और जो भी ब्रोंज के कॉइन्स थे ना उनको सिल्वर कॉइन्स के इक्वल मान लिया। मतलब मान लिया इन द सेंस ये कर दिया कि भाई जो ब्रोंज के कॉइन्स हैं उनकी वैल्यू सिल्वर कॉइन्स के इक्वल होगी। मतलब इतना पागल राजा था। तो अब बताओ जनता ने क्या किया ना कि सारे ब्रोंज जो भी उनके पास ब्रोंज के वो थे, जो भी था उनके पास ब्रोंज का, वो इन्होंने दे दिया और जितने भी सिल्वर के कॉइन्स थे वो करने लग गए, स्टोर करने लग गए, ठीक है। तो ये तो होना ही था, ठीक है। तो ये भी इनकी पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा फ्लॉप रही। और इसके बाद एक इन्होंने खुरसान का एक्सपीडिशन किया था। ये तो कराची हो गया, हाँ ये खुरसान, ठीक है। खुरसान का इन्होंने एक्सपीडिशन किया था, ये भी इनका काफ़ी ज़्यादा अनसक्सेसफुल रहा था। तो ये इनकी ज़िंदगी के 5 डिजास्टर्स प्रोजेक्ट्स थे, ठीक है। क्यों बोले जाता है 5 डिजास्टर्स प्रोजेक्ट्स, क्योंकि इसकी जो पॉलिसीज थी इनमें नाइदर प्लान थी नॉर प्रॉपरली एग्जीक्यूट थी। ना तो इन्होंने प्लान किया, ना ही इन्होंने अच्छे से एग्जीक्यूट किया, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद राजा कौन बनते हैं, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। इनको अच्छा राजा माना जाता था, ठीक है। तो यस, ये दीवाने को ही डिपार्टमेंट इन्होंने शुरू तो किया था, लेकिन ये फिर 3 साल के बाद इन्होंने बंद हो गया था, ठीक है। ये भी तो हमारा सारा ही क्वेश्चन जो है वो हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ इसके बारे में कि यहाँ पे एक जो बरौनी होते हैं, बरौनी एक जो लेखक होते हैं वो बोलते हैं कि यस उन्होंने जो दिल्ली कैपिटल शिफ्ट की थी वो इसलिए की थी कि वो ज़्यादा सेंट्रली लोकेटेड थी, इसलिए उन्होंने, ताकि अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन हो जाए, इसलिए उन्होंने कैपिटल शिफ्ट की थी। लेकिन उनको नहीं पता था इतना बुरा हो जाएगा। तो कैपिटल शिफ्ट के बारे में यहाँ पे पता चलता है। तो देखो इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर क्या आ गया हमारा सी।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 20 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। लेटर वैदिक पीरियड के बारे में बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट है दी पॉपुलर असेंबलीज ऑफ विधाता सभा एंड समिति कंप्लीटली डिसअपियर्ड इन लेटर वैदिक टाइम्स। लेटर वैदिक टाइम में जो ये बिल्कुल ही डिसअपियर हो गई थी। देखो बिल्कुल ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स है ना, रॉन्ग ही होती हैं। ठीक है, नॉर्मल कि विधाता सभा समिति तो होंगे ही, ठीक है, तो कंप्लीटली डिसअपियर नहीं हुई थी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। ठीक है, सीधी सी बात है, फर्स्ट स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। सेकंड है, और मेनली देखो मतलब इनका ना, मतलब ये खत्म नहीं हुई थी, इनका स्ट्रक्चर चेंज हो गया था, बस ये बात है। इनका क्या होता है, स्ट्रक्चर चेंज हो गया था। और स्ट्रक्चर चेंज क्या हुआ था, मतलब पहले उसमें सब लोग होते थे, एक्सपीरियंस्ड लोग होते थे, लेकिन बाद में इसमें जो रॉयल नोबल्स होते थे वो इसमें ज़्यादा होने लग गए। ठीक है, तो मतलब ये खत्म नहीं हुई, बट उनका जो अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया था। सेकंड है इंदिरा एंड अग्नि। जो देखो जो ऋग्वैदिक टाइम पे जो वो थे, क्या बोलते हैं जिनको, गॉड्स थे, उनकी इम्पोर्टेंस लॉस्ट हो गई थी। बिल्कुल, ये बिल्कुल बात सही है कि उनकी इम्पोर्टेंस लॉस्ट हो गई थी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो उनकी जगह कौन से भगवानों को पूजा जाने लगा, तो मतलब कोई तो जो भगवान है वो आए होंगे, जैसे कि प्रजापति थे। ठीक है, उनके बाद आए प्रजापति, प्रजापति आए, उसके बाद रुद्रा आए। ठीक है, इन लगभग इन भगवानों की पूजा होने लगी। ठीक है, तो ये इंदिरा और अग्नि जो थे, इनकी इम्पोर्टेंस कम हो गई थी। थर्ड है द इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्रा अपेयर्ड इन लेटर वैदिक टाइम। बिल्कुल जो गोत्र का कंसेप्ट था वो लेटर वैदिक टाइम में अमर्ज हुआ एंड पीपल बिगेन टू प्रैक्टिस गोत्र एक्सोगैमी। बिल्कुल गोत्र से बाहर शादी करना। ठीक है, गोत्र से बाहर शादी करने का कंसेप्ट लेटर वैदिक टाइम में आया। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है, पहले ऋग वैदिक टाइम पे ऐसा नहीं था। ठीक है, ऋग वैदिक टाइम पे ऐसा नहीं था, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। और यहीं पे जो है लेटर वैदिक टाइम में हमारा वर्णा सिस्टम प्रेवलेंट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, और यहीं पे जो है हमारा आश्रम जो सिस्टम है, आश्रम जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये जो 4 टाइप के आश्रम है, इनका कंसेप्ट भी यहीं पे शुरू होता है। आश्रम धर्म का कंसेप्ट जो है वो यहीं पे शुरू होता है, और वर्ण का सिस्टम भी लेटर वैदिक पीरियड में ही शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद एंशियंट टाइम पे क्या थी, जैसे कि कुछ फेमस लेडीज थी जो जिन्होंने मतलब कुछ कुछ राइटर्स थे, जैसे कि लोपा मुद्रा और अपाला, कुछ ऐसी लेडीज थी जिनके नाम थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में जो वुमेन की इम्पोर्टेंस है वो भी कम हो गई थी। ठीक है, उनकी भी कोई इज्जत नहीं रही थी, और यहाँ पे पोलीगैमी काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेंट हो गई थी। ठीक है, पोलीगैमी काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेंट हो गई थी। तो देखो जो, और हाँ एक और चीज़ याद रखना, लेटर वैदिक पीरियड में ही जो सबसे पहले बन गया था हमारे ऋग्वेद, ठीक है, वो अर्ली वैदिक पीरियड में बन गया था। लेकिन उसके बाद जो तीनों वेद हैं वो लेटर वैदिक पीरियड में बने हैं। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद जो बने हैं ना, ये तीनों ही लेटर वैदिक एज में ही बने हैं। ठीक है, तो ये 3 वेद भी वहीं पे बने हैं, और वर्ण सिस्टम भी वहीं पे आया है, आश्रम का भी कंसेप्ट वहीं पे आया, पोलीगैमी का कंसेप्ट वहीं पे आया है। ठीक है, वुमेन की जो पोजीशन है वो डिग्रेड यहीं पे हुई है। ऋग्वेदिक में क्या था, सब कुछ अच्छा था। ठीक है, तो ये जितने पाखंड कर्मकांड शुरू हुए ये कहाँ पे शुरू हुए हैं, लेटर वैदिक एज में। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू मिडिवल पीरियड ऑफ इंडिया द टर्म अमारा, भंडरावाडा एंड मान्या, ये चीज़ें क्या हैं, अमारा, भंडरावाडा और ये चीज़ क्या है, ये किसके बारे में बताती हैं। तो याद रखना ये क्या है, टाइप्स ऑफ लैंड है। ठीक है, कैटेगरीज ऑफ लैंड है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये लैंड टेन्योर सिस्टम है विजयनगर एम्पायर के टाइम पे, जो लैंड के लिए जो यूज होती थी टर्म्स। अब देखो जैसे अमारा कौन सी लैंड होती थी, जो मतलब जो नोबल्स को जो लैंड दी जाती थी आर्मी मेंटेन करने के लिए, वही ना जागीर वाला सिस्टम, उसको अमारा बोलते थे। ठीक है, इसको जागीर वाला सिस्टम मान लो, या फिर आप इसको मान लो कि जो नोबल्स को जो लैंड दी जाती थी उसको बोलते थे अमारास। ठीक है, फिर थे एक भंडरा वादा, ये भंडारा वादा क्या था, ऐसे मान लो कि मतलब क्राउन विलेज मान लो इसको, क्राउन विलेज। ठीक, क्राउन विलेज क्या होता था, जो मेनली फोर्ट को मेंटेन करने के लिए जो वो होते थे, फोर्ट को मेंटेन करने के लिए जो लैंड दी जाती थी, जहाँ से उनका रिवेन्यू आता था फोर्ट के लिए। फिर एक थी मान्या।
मान्या लैंड कौन सी होती थी, ये लैंड होती थी जो मतलब आप टेम्पल्स वगैरह के लिए दी जाती थी, ठीक है। टैक्स फ्री लैंड, टैक्स फ्री लैंड जो होती थी जो टेम्पल्स वगैरह के लिए दी जाती थी उसको बोलते थे क्या, मान्या। तो ये 3 टाइप की लैंड थी जो विजयनगर अंपायर के टाइम पे इन वर्ड्स का यूज होता है, ठीक है। और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी एक कंसेप्ट बताया था कि विजयनगर अंपायर के टाइम पे 4 मेन डायनेस्टीज आई थी, ठीक है। विजयनगर अंपायर में 4 मेन डायनेस्टी आई थी। कौन कौन सी मेन डायनेस्टी आई थी, संगमा, सुलुवा, संगमा, सुलुवा और तुलुवा, और एक है अराविडा, ठीक है। तो ये 4 डायनेस्टीज आई थी और इनमें तुलवा में सबसे फेमस किंग थे कृष्णदेव राय, जो सबसे फेमस किंग थे कृष्णदेव राय। और इन्हीं के टाइम पे 8 नोबल्स होते थे जिनको बोला जाता था अष्टदिग्गजा, अष्टादिग्गजा। आप प्रीवियस ईयर जाके मेडिवल हिस्ट्री के देखोगे तो आपको मिल जाएगा अष्टदिग्गजा कहाँ पे थे, ठीक है। कृष्णदेव राय के टाइम पे थे और ये मैं सारी चीज़ें बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो हमारा हो जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्राकृत लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज के बारे में बताना है। फर्स्ट है इट वॉज अडप्टेड बाय जैनिज्म, जो प्राकृत लैंग्वेज थी वो जैनिज्म ने अडप्ट की थी। बिल्कुल, क्यों अडप्ट की थी, क्योंकि लोकल लोग इसको बोलते थे, क्योंकि जो ब्राह्मण्स वगैरह थे वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, संस्कृत लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। तो इसीलिए कॉमन लैंग्वेज के द्वारा बोली जाने वाली लैंग्वेज को जैनिज्म ने अडप्ट किया। सेकेंड है इट वॉज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सतवानाज, सतवानाज की क्या थी, ये ऑफिशियल लैंग्वेज थी। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, सतवानाज की इंपॉर्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज थी ये। और सतवानाज कब आए थे, मैंने बताया था मौर्याज, मौर्याज का जब डिक्लाइन होता है तो 2 किंगडम बनते हैं, कुशाण्स और सतवानाज। ये नॉर्थ में बनते हैं और ये साउथ में बनते हैं। सतवानाज एस से याद रखो, सतवानाज साउथ में बनते हैं, ठीक है। और फिर सतवानाज के बाद एक डायनेस्टी आती है गुप्ताज, ठीक है। तो गुप्ताज, तो ये जो सतवानाज है यहाँ पे है मौर्य के बाद और गुप्ताज से पहले, ठीक है। तो जो सतवानाज थे उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, यही थी, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ इसमें ध्यान रखने लायक है कि देखो प्राकृत जो लैंग्वेज है ना, जो केवल प्राकृत लैंग्वेज है वो केवल जो प्राकृत लैंग्वेज है ना ये ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। और ब्रह्मी स्क्रिप्ट कहाँ से कैसे कैसे लिखी जाती है, लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, ठीक है। लेकिन एक और आता है गंधारी प्राकृत, गंधारी गांधारी जो भी बोलोगे इसको, GHANDARA, गंधारी प्राकृत। ये जो है ना ये खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, ये खरोष्टी स्क्रिप्ट, सॉरी खरोष्टी जो भी आप लिख लेना, स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। वो जो खरोष्टी स्क्रिप्ट है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, राइट से लेफ्ट में होती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये राइट टू लेफ्ट होती है खरोष्टी स्क्रिप्ट, और गांधारी प्राकृत वहाँ पे लिखी जाती है। और जो नॉर्मल प्राकृत है वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 हो जाता है, ये हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 पे। द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर के बारे में बताना है, टेम्पल आर्किटेक्चर। तो देखो ये आपने पढ़ ही लिया होगा मेरे ख्याल से, तो जब नगाड़ा पढ़ाया तो आपने द्रविड़ा भी पढ़ ही लिया होगा अच्छे से, ठीक है। लास्ट बार जब करवाया था, नहीं पढ़ा होगा तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। तो चलो देखते हैं, शुरू करते हैं फिर भी। फर्स्ट है द स्कल्पचर ऑफ द्वारपाल और डोर कीपर्स ऑन द गेटवे ऑफ द टेम्पल्स। देखो द्वारपाल या डोर कीपर्स होना टेम्पल्स के गेटवे पे, ये बिल्कुल द्रविड़ा स्टाइल आर्किटेक्चर का फीचर है, ठीक है। सेकंड है मल्टीपल शिखरा राइजिंग टुगेदर एज क्लस्टर। ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ पे मेनली क्या सिस्टम है, पिरामिड टाइप, मतलब वैसा स्ट्रक्चर है, ऐसा कुछ पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर बनाया जाता है टेम्पल्स के ऊपर, ठीक है। तो वैसा कुछ है वहाँ पे। और फिर है थर्ड है प्रेजेंस ऑफ लार्ज वाटर रिजर्वायर विद इन टेम्पल कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल वाटर रिजर्वायर का होना वहाँ का इंपॉर्टेंट फीचर है, जबकि नॉर्थ इंडियन जो टेम्पल्स होते हैं वहाँ पे वाटर रिजर्वायर का होना कोई इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है, ठीक है। तो थर्ड तो है। फिर फोर्थ है इमेज ऑफ मिथुनाज एंड द रिवर गोडेस एट द एंट्रेंस ऑफ गर्भागृह। तो गर्भागृह के जो एंट्रेंस है वहाँ पे मिथुनाज और रिवर गोडेस का होना, ये कहाँ पे है, ये नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में, नगाड़ा स्टाइल आर्किटेक्चर में है, ना कि इसमें। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग हो जाती है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाता है, ए आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में होता है कुछ कुछ चीज़ें, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। और यहाँ पे जो पिरामिड लाइक जो शेप स्ट्रक्चर होता है इसको क्या बोला जाता है, इसको विमाना भी बोला जाता है, ठीक है। और समटाइम्स जो सब्सिडरी श्राइन्स होती हैं इसकी, वो मेन टावर के अंदर ही होती हैं, ठीक है। ये है, ठीक है। और मेन गोपुरम होते हैं यहाँ पे, इनक्लोज्ड विद इन वॉल्स होता है।
और सारी चीज़ें हमने देख ही ली हैं। और द्रविड़ा स्टाइल आर्किटेक्चर कब फ्लोरिश हुआ था? 13 से 14 सेंचुरी में मेनली द्रविड़ा स्टाइल आर्किटेक्चर फ्लोरिश हुआ था 13 से 14 सेंचुरी में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारा हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। सूफीज़म के बारे में बताना है। सूफीज़म सबसे पहले बोलता है बाशरा और बेशरा। ठीक है, देखो बा और बे, मतलब बिहारी में एक बा वर्ड यूज होता है, मतलब यस, शायद बा हाँ, या कुछ किसी इसी चीज़ के लिए है, मतलब कुछ इसी चीज़ के लिए यूज होता है। और बे मतलब आप सकते हो मतलब एब्सेंट। ठीक है, एब्सेंट का मतलब बे मतलब नोट। तो देखो बाशरा मतलब बा मतलब यस, शरा मतलब शरिया को फॉलो करने वाला। तो बाशरा सिलसिला वर दोज ऑर्डर्स दैट फॉलोड द इस्लामिक लॉ एंड इट्स डायरेक्टिव, बिल्कुल सही है। सेकेंड है बेशरा सिलसिला वर नोट बाउंड बाई शरिया, बिल्कुल ये शरिया से बाउंड नहीं थे, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड है चिश्ती सिलसिला बिलोंग टू बेशरा। देखो चिश्ती सिलसिला किस में आता है? बाशरा में आता है, मतलब वो शरिया को मानते हैं। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है। थर्ड रॉन्ग होते ही हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है ए। अब देखो आपको एक चीज़ बताती हूँ। ये तो मैंने बता दिया कि देखो बेशरा में और कौन बेशरा में आते कौन है? मेनली कलंदर्स जो होते हैं ना, कलंदर्स वो आते हैं, मतलब मस्त कलंदर फलाना कलंदर, जो कलंदर्स होते हैं वो बेशरा में आते हैं। ठीक है, बाशरा में कौन से आते हैं? और जितने भी बचे गए, ठीक है, मतलब देख लो यार आप जो भी हैं। चिश्ती हो गए, जैसे कि सुहरवादी हो गए। ठीक है, उसके बाद कौन से हो गए? फिरदावसी हो गए। उसके बाद कादिरी हो गए। ठीक है, उसके बाद नक्शबंदी हो गए। ठीक है, नक्शबंदी हो गए, नक्शबंदी। तो ये सारे किस में आ गए? ये सारे बाशरा में आ गए। कलंदर बेशरा में आ गए, और चिश्ती तो मैंने बता दिया किस में आ गए? बाशरा में आ गए। तो आपको पता चल गया किस में है ये सारे। ठीक है, और ये टोटल जो है सूफीज़म में 14 सिलसिलाज हैं, और उन 14 सिलसिलाज के बारे में कौन बात करता है? अबुल फजल बात करते हैं। ठीक है, अबुल फजल बात करते हैं। और अबुल फजल किस बुक में बात करते हैं? आईने अकबरी में बात करते हैं। आईने अकबरी में बात करते हैं। अकबर के नवरत्न में से एक थे अबुल फजल। ठीक है, तो याद रखना इसको। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। अकबर पहले मुगल रूलर थे जिनके टाइम पे कंस्ट्रक्शन लार्ज स्केल पे हुआ था। तो उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें बनवाई थी ये बताना है। ठीक है, तो उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें बनवाई थी? तो देखो सबसे पहले जो देखो इसमें देखो सबसे पहले बुलंद दरवाज़ा बिल्कुल उन्होंने बनवाया था। और मोती मस्जिद, जो मोती मस्जिद थी वो आपको पता होना चाहिए किसने बनाई थी? शाहजहाँ ने बनवाई थी। शाहजहाँ ने बनवाई थी मोती मस्जिद, शाहजहाँ ने बनवाई थी आगरा में। ठीक है, वाइट मार्बल से। और जो आगरा फोर्ट था वो किसने बनवाया था? आगरा फोर्ट अकबर ने ही बनवाया था, रेड सैंडस्टोन में। ठीक है, आगरा फोर्ट रेड सैंडस्टोन में अकबर ने बनवाया था। और जो मोती मस्जिद थी वो किसने बनाई थी? शाहजहाँ ने बनाई थी, वाइट मार्बल में। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि मोती मस्जिद अकबर ने बनाई थी, ऐसा तो नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होते ही थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अब थर्ड या फोर्थ में से कोई एक है। अब जो अल्लाई दरवाजा था वो किसने बनाया था? कुतुब मीनार के जो एंट्रेंस है उस पर अल्लाई दरवाजा बना हुआ है, और वो किसने बनवाया था? वो याद रखना, अल्लाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग होगी। तो हमारा आंसर क्या आ गया? बी, मतलब पंचमहल किसने बनवाया था? अकबर ने ही बनवाया था पंचमहल। ठीक है, तो पंचमहल भी किसने बनवाया था? इन्होंने बनवाया था। तो देख लो किस किस ये इन्होंने बनवाए हैं। ठीक है, अल्लाई दरवाजा सॉरी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। मोती मस्जिद शाहजहाँ ने बनवाई है। ठीक है, तो ये अकबर का कुछ कंस्ट्रक्शन के बारे में हमने बता दिया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताना है। सबसे पहले यदि डांसिंग गर्ल फिगराइन डिस्कवर्ड एट मोहनजोदाड़ो इज मेड ऑफ कॉपर। तो ये तो आपको है ना, मतलब सोते हुए भी पता होना चाहिए कि डांसिंग गर्ल जो फिगराइन है जो मोहनजोदाड़ो में मिली है वो किसकी है? वो ब्रोंज की बनी हुई है, ना कि कॉपर की। ठीक है, वो किसकी बनी हुई है? ब्रोंज की बनी हुई है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट डायरेक्ट रॉन्ग। ठीक है, सेकेंड है द हड़प्पन पोट्री इज वेल बेक्ड विद फ्लोरल एंड फोनल पैटर्न्स। बिल्कुल हड़प्पन पोट्री पे अच्छे से डिजाइन भी बने और वेल बेक भी थी। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है, तो इसके बारे में तो आपको कोई भी वो नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे मेनली क्या था? फीमेल जो फिगराइंस थी जो पोट्री वगैरह पे किसी भी चीज़ पे थी उनका नंबर ज़्यादा था मेल से। ये रिप्रेजेंट करती है कि वहाँ पे जो मदर गोडेस थी उनकी पूजा होती थी ज़्यादा। ठीक है, तो ये भी रिप्रेजेंट होता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 हो जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे।
क्या बोलता है, ट्राइलेटरल कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ट्राइलेटरल कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हुई है अभी दो नेशंस के बीच में, श्रीलंका, मतलब श्रीलंका और दो नेशंस के बीच में। तो कौन कौन से हैं वो कंट्रीज, तो वो है इंडिया और मालदीव्स। कौन है वो, इंडिया और मालदीव्स हैं वो कंट्री। 2021 में इनके एनएसएज की मीटिंग हुई है, किसकी, एनएसएज की मीटिंग हुई है। और मेनली चार पिलर्स ऑफ सिक्योरिटी और सिक्योरिटी कॉरपोरेशन पे मेनली बात हुई है, चार उन पे बात हुई है, किस किस चीज़ पे। एक तो है मैराइन सिक्योरिटी, ठीक है, एक तो है मैराइन सिक्योरिटी, एक है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, उसके बाद एक है काउंटर टेररिज्म और एक है हमारा साइबर सिक्योरिटी। तो इन चार चीज़ों पे मतलब एनएसए की चारों कंट्रीज, तीनों कंट्रीज़ के जो एनएसएज हैं उनकी हमारी बात हुई है, ठीक है। तो ये हुई है ट्राइलेटरल कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्ड क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर, मतलब क्यू सिम टूल किट किसने डेवलप की है, इंडिया की फर्स्ट सच टूल किट है। और ये किसने, देखो कर कौन सकता है, सबसे पहले जो कोई भी साइंटिफिक या कोई भी होगी ऑर्गेनाइजेशन वही कर सकती है। अब देखो नीति आयोग ये सब काम करने के लिए थोड़ी ना है, ये सब काम करने के लिए डीआरडीओ भाई, नेशनल वैसे वाले प्रोजेक्ट्स करने के लिए। तो ये किसने बनाई होगी, 29 का भी तुक्का भी मार सकते हो, ठीक है। मेनली किस मिनिस्ट्री ने इसको सपोर्ट किया है, MEITY, ठीक है, इस मिनिस्ट्री ने इसको सपोर्ट किया है, ठीक है। और किस फील्ड में, ये क्वांटम कंप्यूटर या क्वांटम टेक्नोलॉजी के फील्ड में है, ठीक है। और मेनली इसमें स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे इससे, मेनली जो स्टूडेंट्स है वो क्वांटम हार्डवेयर के बारे में मेनली उनको पता चलेगा। देखो ये भी आ सकता है क्वांटम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो मेनली क्वांटम के हार्डवेयर के बारे में मेनली स्टूडेंट्स को इसमें सीखने को मिलेगा, ठीक है। और जो टूल किट है ये बहुत सारे रिसर्चर स्टूडेंट्स है उनको अट्रैक्ट करेगी क्वांटम टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सुलवा सुतराज। सुलवा सुतराज के बारे में हमें बताना है, ठीक है। सुलवात सुतराज क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो सुलवा सुतराज होते हैं बहुत सारे संस्कृत टेक्स्ट को मतलब मिला के बोला जाता है सुलवा सुतराज, ठीक है। सुलवा सुतराज किसको बोला जाता है, बहुत सारे संस्कृत जो टेक्स्ट है ना, संस्कृत जो टेक्स्ट है उनको जो मिला दिया जाता है उसको बोलते हैं संस्कृत सुलवा सुतराज, ठीक है। जैसे कि संगम में बहुत सारी तमिल में जो पोएम्स बनी हुई है उनको बोला जाता है, वैसे ही संस्कृत टेक्स्ट जो कलेक्शन है उसको बोला जाता है सुलवा सुतराज, ठीक है। और ये मेनली किस रिटन बाय वैदिक हिंदूज ने इनको लिखा है, किसने, वैदिक हिंदूज, वैदिक हिंदूज ने इसको लिखा है। मेनली लेट वैदिक संस्कृत में लिखे गए, लेट वैदिक संस्कृत, लेट वैदिक पीरियड में, लेट वैदिक संस्कृत में लिखे गए। फर्स्ट है कि दे आर अपेंडिक्स टू वेदास, वेदास के अपेंडिक्स हैं, प्रोवाइडिंग स्पेशल एंड डायरेक्शनल पैरामीटर रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्टर्स। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, ये उन्हीं के लिए है। सेकेंड है पाइथागोरस थ्योरम इज मेंशन्ड इन सुलवा सुतराज। बिल्कुल याद रखना, जो आजकल आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हो वो कहाँ पे बताई गई है, वो यहीं पे बताई गई है, कहाँ पे, सुलवा सुतराज में पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताया गया। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर आ गया सी, ठीक है। और सुलवा सुतराज हैं वो मेनली 4 है, मतलब 4 है नंबर में। अगर उनके नाम बताएं सुलवा सुतराज के, तो सबसे पहले आता है हमारा बोधियाना, सबसे पहला आता है BAUDH, बोधियाना, ये सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है। और ये मेनली ज्योमेट्री और साइंस पे है, और पाइथागोरस थ्योरम मेनली इसी में पाई जाती है, बोधियाना में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सुलवा सुतरा में मानवा, मानवा, ठीक है, मानवा, ठीक है। थर्ड आता है हमारा अपास्तंभा, अपास्तंभा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कात्यायना, कात्यायना, ठीक है, कात्यायना। तो ये 4 हमारे क्या होते हैं, 4 हमारे सुलवा सुतराज हैं, ठीक है, याद रखना इसको, 4 हमारे सुलवा सुतराज हैं। और इसमें से सबसे ओल्डेस्ट ये है, और पाइथागोरस थ्योरम भी हमारी इसी में पाई जाती है। तो बता दिए सुलवा सुतराज होते हैं संस्कृत के मेनली टेक्स्ट जो कलेक्ट किए जाते हैं, लेटर वैदिक एज में ये कलेक्ट किए गए हैं। आंसर आ गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। सबसे पहले बोला है कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग रीजन जो है उसके बारे में बताना है। सबसे पहले स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी है ये किस एक्ट के अंडर बनी है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट के अंडर बनी है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि ये इस एक्ट के अंडर बनी ही नहीं है। किस एक्ट के अंडर बनी है, नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट 2021 के अंडर बनी है। कौन से, नेशनल कैपिटल रीजन
एंड एडजॉइनिंग एरिया एक्ट 2021, इसके अंडर ये बनी है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट वैसे टोटल रॉन्ग होगी। सेकंड है इट विल रिप्लेस द ईपीसीए, बिल्कुल ये ईपीसीए को रिप्लेस करेगी। अगर आपने पिछले साल से ये न्यूज़ चलती आ रही है, ठीक है, बहुत बार रिपीट हो चुकी है। अगर आपने लास्ट ईयर के करंट अफेयर्स भी हमारे देखे हैं ना, लास्ट ईयर के जनवरी से कम देख लेना, ठीक है, लास्ट ईयर से, क्योंकि आजकल करंट अफेयर्स जो है पिछले 2 साल से आने लग गए हैं। कुछ नहीं जाएगा, 1 महीने के हमने टोटल 100 क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपको देखने हैं तो आप वो जाके देख सकते हो। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा। तो फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड करेक्ट है, तो इसका जो आंसर हो गया वो हमारा क्या हो गया, बी। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। ऋग वैदिक रिलीजन के बारे में बताना है, मतलब ओल्ड वैदिक, मतलब सॉरी, जो अर्ली वैदिक रिलीजन है। सबसे पहले नेचुरल फोर्सेस वर पर्सोनिफाइड मेकिंग द रिलीजन नेचुरलिस्टिक एंड पॉलीथिस्टिक। जो नेचुरल फोर्सेस को जो पर्सोनिफाई किया गया था, मतलब मेन उसमें यही था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि उसमें मेन नेचुरल फोर्सेस को पर्सोनिफाई किया गया था, जैसे कि इंद्र भगवान हो गए, वरुण देव हो गए, अग्नि देव हो गए। तो जो नेचुरल फोर्सेस थी उनको ही एज ए पर्सन मान लिया गया था और उन्हीं को रिलीजन का नाम दे दिया गया था। सेकेंड है द डोमिनेंट मोड ऑफ वर्शिपिंग गॉड वॉज थ्रू द रिसाइटेशन ऑफ प्रेयर, बिल्कुल प्रेयर का रिसाइटेशन और सेक्रीफाइस करना, यही 2 चीज़ थे जिससे मेनली वर्शिप होती थी उस टाइम पे गॉड की। तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा इसका जो भी होगा। ठीक है, और मेनली यहाँ पे सुप्रीम गॉड कौन होते थे, यहाँ पे होते थे जैसे कि सबसे पहले इंद्रा सबसे सुप्रीम गॉड माना जाता था, फिर अग्नि माना जाता था, फिर वरुणा माना जाता था, फिर सोमा माना जाता था। तो ऐसे ये मतलब मेनली इंपॉर्टेंट गॉड्स माने जाते थे। तो आंसर क्या हो गया, सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। मुकद्दम, पटवारी और खूत। खूत, मुकद्दम, पटवारी, ये क्या होते थे? देखो अभी पटवारी तो अब भी है, ठीक है। विलेज फंक्शनरीज वर्किंग इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद मुक्ति, मुक्ति के साथ जो क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं विलेज फंक्शनरी, उसको बोलते हैं ये। तो पटवारी, मुकद्दम और खुद, ठीक है, याद रखना इनको। तो ये क्या होते हैं, विलेज फंक्शनरीज होते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। चोलाज ने कौन सा टेम्पल बनवाया है? ठीक है, चोलाज ने कौन सा टेम्पल बनवाया? तो ये तो मतलब अब आपका गलत हो गया ना, तो मतलब क्या ही बोलूँ मैं। जो बृहदेश्वर टेम्पल है ना, उसी को क्या बोलते हैं, राजा राजा चोला ने जो बनवाया था, राजा राजा चोला। ठीक है, राजा राजा चोला वन ने जो बनवाया था वो था बृहदेश्वर टेम्पल। फिर ऐरावतेश्वर टेम्पल, ये बनवाया था राजा राजा टू ने। ठीक है, याद रखना, ये बनवाया था राजा राजा टू ने। ये पहले वाला राजा राजा वन ने बनवाया था और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है। और जो ऐरावतेश्वर टेम्पल है वो राजा राजा टू ने बनवाया था। ठीक है, और जो पैपानाथ टेम्पल है ये किसने बनवाया था? ये अर्ली चालुक्यास ने बनवाया था। 8th सेंचुरी में अर्ली चालुक्यास ने बनवाया था, अर्ली चालुक्यास ने बनवाया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी कि ये चोलाज ने बनवाया, तो फर्स्ट तो नहीं बनवाया, सेकंड और थर्ड बनवाए। तो आंसर क्या आ गया हमारा, डी। ठीक है, आंसर क्या आ गया हमारा, डी, की किसने ये टेम्पल बनवाए हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। जैनिज्म के मेजर सेक्ट्स के बारे में बताना है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर एक्नॉलेज द पॉसिबिलिटी ऑफ वुमेन अटेनिंग जीनाहुड वाइल दिगंबर्स डू नॉट। श्वेतांबर मानते हैं कि वुमेन जो है वो मतलब हाईएस्ट नॉलेज अटेन कर सकते हैं, जबकि दिगंबर्स ऐसा नहीं मानते। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ना ये बिल्कुल सही है। श्वेतांबर तो ऐसा मानते हैं कि वुमेन जो है वो मतलब हाईएस्ट नॉलेज अटेन कर सकते हैं, लेकिन दिगंबर्स नहीं मानते, क्योंकि दिगंबर्स मानते हैं कि जो वुमेन है उनको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा एज ए मैन अपने साल्वेशन मतलब अटेन करने के लिए। ठीक है, मतलब सुप्रीम नॉलेज प्राप्त करने के लिए आदमी बनना जरूरी है, औरत की उसमें आप नहीं वो कर सकते। तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये ऐसा ही मानते हैं श्वेतांबर और पीतांबर। सेकेंड है श्वेतांबर प्रोवाइडेड द ऑप्शन ऑफ वियरिंग और नॉट वियरिंग क्लोथ्स वाइल द दिगंबर्स एम्फेसाइज द नेसेसिटी ऑफ न्यूडिटी फॉर मेंबर्स ऑफ जैन ऑर्डर। श्वेतांबर्स जो थे उन्होंने ऑप्शन दिया कि आप कपड़े पहन भी सकते हो नहीं भी पहन सकते हो, उसका आपके जैनाहुड से कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन दिगंबर्स ने बोला कि नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा जरूरी है जैन ऑर्डर के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी जो है हमारी बिल्कुल सही है। उन्होंने तो कंपल्शन दिया और उन्होंने कंपल्शन नहीं दिया। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी सही है। तो जो इसका आंसर हो गया वो हमारा क्या हो गया, सी। ठीक है, और जो महावीरा थे वो मेन क्या थे, दिगंबर्स थे। ठीक है, याद रखना, महावीरा हमारे क्या थे, दिगंबर थे। महावीरा क्या थे, हमारे दिगंबर थे। ठीक है, और जो मतलब जो ये क्या नाम लेते हैं,
जैन्स थे, सॉरी जो श्वेतांबर्स थे, ये श्वेतांबर्स मेनली क्या मानते थे कि जो 19th तीर्थंकर थी वो क्या थी, मल्ली, वो भी क्या थी, वुमेन थी, तो इसलिए वुमेन भी जो क्या कर सकती हैं वो जैनहुड अटेन कर सकती हैं। ठीक है, तो यही था इनके बारे में, दोनों के बारे में फेमस डिफरेंस। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा मतलब नॉलेजेबल भी है ये। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ऐसा नहीं पता होता है। अब रिसेंटली रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स स्कीम वाज सीन इन न्यूज़। तो अंडर दिस स्कीम द एक्सपोर्टर्स विल बी कंपनसेटेड फॉर नॉन क्रेडिटेबल और टैक्स कॉस्ट दैट आर एम्बेडेड इन एक्सपोर्ट गुड। तो बिल्कुल ये उनके लिए उनको किया जाएगा, कंपनसेट किया जाएगा, जो भी उनका खर्चा होगा एक्सपोर्ट करने में वो सारा उनको दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। सेकेंड है द एक्सपोर्टर फ्रॉम स्पेशल इकोनॉमिक जोन आर नॉट कवर्ड अंडर स्कीम। तो इसने बोला कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, बिल्कुल जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गया, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हो गया, फ्री ट्रेड जो वेयर हाउसिंग जोन हो गए, वहाँ के जो भी यूनिट्स हैं वहाँ पे उनको जो ये RODTEP की जो सर्विस है वो वहाँ पे प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो इस सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया इसका, सी। ठीक है, याद रख लेना इसको। और ये किस स्कीम को ये रिप्लेस करेगी, ये रिप्लेस करेगी MEIS को। किसको, MEIS मतलब मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। ठीक है, इसको ये रिप्लेस करेगी। तो कौन से इसके आउटसाइड रखे जाएंगे वो भी बता दिया, और मेनली एक्सपोर्ट्स को बूस्ट और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए ये अपने इंडियन प्रोडक्ट्स की इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 36 हो जाता है वो हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। समाहर्ता, समाहर्ता क्या होता है, समाहर्ता क्या होता है, समाहर्ता होता है एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसमेंट ऑफ टैक्सेस, उसको बोलते हैं टैक्सेस के असेसमेंट का जो ऑफिसर होता है उसको बोलते हैं समाहर्ता। ठीक है, समाहर्ता। अब आप और क्या कर सकते हो, देखो इसके अलावा जो स्टोर हाउस, देखो इसमें बोल रखा है चीफ कस्टोडियन ऑफ स्टेट ट्रेजरी एंड स्टोर हाउस। तो ये कौन होते हैं, इनको बोलते हैं सन्निदाता। ये मैं पहले भी एक दिन करवा चुकी हूँ, या 1-2 दिन पहले, या पता नहीं इससे पहले ही उसमें ये मैंने करवा दिया सन्निदाता क्या होता है। ठीक है, स्टोर हाउस के या जो वो होते हैं चीफ, उनको बोलता है सन्निदाता। ठीक है, और उसके बाद बस यही थे। किंग को बोला जाता है स्वामिन, और स्टेट ट्रेजरी को जो हेड करते हैं उनको बोला जाता है, स्टेट ट्रेजरी को हेड करने वाले को भी तो यही बोला जाता है, स्टेट ट्रेजरी को हेड करने वाले को भी सन्निदाता ही बोला जाता है, सन्निदाता ही बोला जाता है। मतलब ट्रेजरी को हेड करने वाले भी और स्टोर हाउस को भी वो करने वाले दोनों को ही सन्निदाता ही बोला जाता है। ठीक है, मौर्यन एज में। और बोला जाता था, ठीक है, बोला जाता था। फूड ग्रेन्स डिपार्टमेंट के हेड को क्या बोला जाता था, अन्नपाला, अन्नपाला बोला जाता था। ठीक है, फूड ग्रेन्स के डिपार्टमेंट को क्या बोला जाता था, अन्नपाला। और ये समाहर्ता तो हमने बता ही दिया। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट पोस्ट होती थी, वो थी अमात्या। अमात्या होती थी, ये क्या होते थे, हाई ऑफिशियल्स होते थे जो कि सब डिपार्टमेंट्स के हेड के मतलब सबसे ऊपर होते थे, उसको बोलते थे अमात्यास। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया हमारा बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू सत्वानाज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, मतलब एक ही स्टेटमेंट सही नहीं है और सारी सही है। सबसे पहले है सिल्वर कॉइन्स कॉल्ड करशापानाज वर यूज्ड फॉर ट्रेड बाय सतवांस। बिल्कुल, सिल्वर कॉइन्स को बोला जाता था करशापानाज, और कौन यूज करते थे, सतवांस यूज करते थे। ये स्टेटमेंट सही है। कल्याणी वॉज मेजर पोर्ट, बिल्कुल कल्याणी मेजर पोर्ट था सतवानाज का ऑन ईस्टर्न कोस्ट। देखो याद रखना, कल्याणी कहाँ पे था, वेस्टर्न कोस्ट पे था। कहाँ पे था, वेस्टर्न कोस्ट पे था, वेस्टर्न दक्कन रीजन में था ये, लेकिन ये बोल रखा है ईस्टर्न कोस्ट पे था, नहीं ये नहीं था, तो आंसर आ गया बी। ठीक है, थर्ड है विहारा एट नासिक कैरी द इंस्क्रिप्शन ऑफ नहापाना एंड गौतमीपुत्रा। बिल्कुल, विहार जो थे नासिक में वो उन पे इंस्क्रिप्शन है गौतमीपुत्रा के और नहापाना के। और गथा सतसई वॉज ए फेमस बुक रिटन बाई हाला। बिल्कुल, हाला कौन थे, हाला सतवाना किंग थे। ठीक है, उन्होंने ये लिखी थी गथा सतसई। ठीक है, और उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी प्राकृत। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी क्या थी, थोड़ी देर पहले बताई थी, प्राकृत इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी।
ठीक है। इनके देखो ये तो हो गया वेस्टर्न कोस्ट पे इम्पोर्टेंट जो पोर्ट था। ईस्टर्न कोस्ट पे भी कुछ इम्पोर्टेंट पोर्ट थे, एक था गंजम और एक था गंडा कसेला। ठीक है, गंडा कसेला। ये जो थे दो ईस्टर्न कोस्ट पे कुछ फेमस वो थे, क्या बोलते हैं उसको, पोर्ट्स थे। ठीक है, इसके अलावा बात करें इनकी जो कैपिटल थी उसको क्या बोलते थे, इनकी कैपिटल को बोलते थे पैठन, पैठन या फिर आप बोल सकते हो प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान। ठीक है, इनकी कैपिटल को बोला जाता था। ठीक है, और इसके अलावा बात करें कि इनको और क्या बोला जाता था, इनको आंध्रास के नाम से भी बोला जाता था, पुराण्स में इनको आंध्रास के नाम से भी जाना जाता है। और ये इनकी कैपिटल मेनली किस उसके ऊपर थी, गोदावरी रिवर। ठीक है, गोदावरी रिवर के बैंक पे लोकेटेड थी। ठीक है, इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हुए हैं सतवाहनास में। कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर हुए हैं, जैसे कि सतकर्णी वन जो बीसी में हुए थे, 70 से 60 बीसी में हुए थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे हाला जो अभी हमने देखा। फिर आते हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, 160 से 130 AD तक ये आते हैं। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे ही आते हैं ये, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो इम्पोर्टेंट रूलर्स हमने देख लिए। तो ये पुराण्स में इनको क्या बोला जाता था, इनकी कैपिटल क्या थी, किस बैंक के किनारे पे थे, और आगे आप अपने खुद से पढ़ना। ठीक है, जितने भी सतवाहनास हैं उनके बारे में आप खुद से पढ़ना, तो आपको सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। गुजरा प्रतिहार के बारे में हमें बताना। गुजरा प्रतिहार डायनेस्टी, गुजरा प्रतिहार डायनेस्टी देखो कैसे थी। जैसे कि ये हो गया हमारा गुजरात वाला ऐसे रीजन। ठीक है, ये मान लो साउथ इंडिया मैंने छोटा सा बना दिया। ठीक है, उसके बाद ये ऐसे है। तो यहाँ से लेके ना ऊपर तक ये वाला जो रीजन था ना, ये जो टोटल रीजन था, इस टोटल पे कौन राज करते थे, यहाँ पे टोटल रीजन पे राज करते थे गुर्जर प्रतिहारास। ठीक है, यहाँ पे थी गुर्जर प्रतिहारा की डायनेस्टी। ठीक है, ये थे गुर्जर प्रतिहारास। अब बोलते हैं, देखते हैं। दे वर वन ऑफ दी 4 पैट्रीलिनियन क्लैंस ऑफ कास्ट ग्रुप रेफर टू एज राजपूत। राजपूत में से एक थे गुर्जर प्रतिहारा, बिल्कुल। सेकंड, देयर स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज बेस्ड ऑन टीचिंग्स ऑफ कौटिल्याज अर्थशास्त्र। इनका जो वो था वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र पे था। तो याद रखना इनका एडमिनिस्ट्रेशन गुप्ताज जैसा था। किसका था, गुप्ताज अंपायर जैसा था, या फिर आप हर्षवर्धन जैसा मान लो, हर्षवर्धन। ठीक है, इन दो के एडमिनिस्ट्रेशन पे बेस्ड था, ना कि कौटिल्य के उस पे बेस्ड था। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। थर्ड है, इन ऑर्डर टू एक्सपेंड देयर किंगडम द गुर्जर प्रतिहारा किंगडम वाज इन्वॉल्वड इन ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल ऑफ कन्नौज। बिल्कुल, कन्नौज के स्ट्रगल में ये इन्वॉल्व हुए थे। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारी रॉन्ग है। ठीक है, और इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं, राजस्थान। हाँ देखो, एक अभी रिसेंटली क्या हुआ है ना, नतेशा एक वो है, सैंडस्टोन का आइडल है 9th सेंचुरी में। ये मतलब सैंडस्टोन जो था वो स्मगल कर लिया गया था आउट ऑफ द कंट्री। ठीक है, और मतलब 9th सेंचुरी में ये बना था, 1998 में इसको स्मगल कर लिया गया था, लेकिन अभी इसको रिटर्न किया जा रहा है, कुछ ऐसा है। ठीक है, तो इसीलिए, और ये प्रतिहारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बना हुआ है, प्रतिहारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में, गुर्जर प्रतिहारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में ये बना हुआ है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा जो गुर्जर प्रतिहारा का जो अंपायर है, इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है पढ़ना कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी। और भी चीज़ें जो भी हुई हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, और औरों को भी इनरिच करना। ठीक है, अपनी नॉलेज से। तो चलिए शुरू 39 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। अशोक घोष ने कौन कौन से टेक्स्ट लिखे हुए हैं। ठीक है, अशोक घोष ने कौन कौन से टेक्स्ट लिखे हुए हैं। तो देखो, आपको कुछ भी ना पता हो, आपको ये तो पता होगा, मिलिंद पन्हो ने तो ये नहीं लिखा हुआ। ठीक है, मिलिंद पन्हो जो था ये मेनली मिनेंडर ने लिखा हुआ, मिनेंडर ने लिखा हुआ। ये मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर था मिनेंडर। ठीक है, मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर था। ठीक है, इसको मिलिंदा भी बोला जाता है। इसकी कैपिटल थी शकाला। ठीक है, इसकी कैपिटल थी शकाला। ठीक है, इसकी कैपिटल थी शकाला, और पंजाब में है ये अभी, सियालकोट मतलब जिसको बोलते हैं। और ये बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए थे। ठीक है, ये क्या हो गए थे, बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए थे, याद रखना। जो ये मिलिंद पन्नो थे, ये मिलिंद जो थे वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए थे। किसने करवाए थे, वो किए थे नागा सेना।
या फिर जिनको नागार्जुना भी बोला जाता है, नागार्जुना, ठीक है। तो इन्होंने इनको क्या किया था, बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया था। तो थर्ड स्टेटमेंट अब और हो गई हमारी रॉन्ग। अब देखो जो अश्व घोष था उन्होंने क्या लिखी थी, कि उन्होंने क्या बुद्ध चरिता लिखी थी, उन्होंने क्या लिखी थी, बुद्ध चरिता भी लिखी थी और उन्होंने सौंदर नंदा ये भी लिखी थी। तो दोनों ही बुक्स उन्होंने लिखी थी। तो आंसर क्या हो जाता है हमारा बी, ठीक है। तो और किन के टाइम पे थे ये, मेनली कनिष्क के टाइम पे थे, कुषाण रूलर्स, कुषाण्स के टाइम पे थे, ये भी आप कर सकते हो, कुषाण्स के टाइम पे मेनली ये प्रेजेंट थे। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। ऋग वैदिक कल्चर, फिर से वही क्वेश्चन आ गया और उसमें पूछा कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। The Aryans fought battles with non-Aryans and also among themselves। यहाँ पे क्या हुआ, आर्यंस जो थे वो खुद से ही लड़ रहे थे, बिल्कुल ये लड़ रहे थे वहाँ पे। सेकंड है द ऋग वैदिक पीपल वर एक्वेंटेड विद एग्रीकल्चर नॉलेज, बिल्कुल उनको एग्रीकल्चर की तो नॉलेज थी ही। थर्ड है स्लेव्स वर गिवन एज गिफ्ट टू बी एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर और अदर प्रोड्यूसिंग एरियाज, स्लेव्स को गिफ्ट की तरह दिया जाता था एग्रीकल्चर में एम्प्लॉय करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं था कि उनको मतलब एग्रीकल्चर में एम्प्लॉय करने के लिए दिया जाता था, ठीक है। गिफ्ट को दिया जाता था, लेकिन पृष्ठ वगैरह को गिफ्ट दिया जाता था, उनके घर वगैरह के काम करने के लिए, कोई मजदूरी करने के लिए नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है। और फोर्थ है मोस्ट ऑफ द वॉर्स वर फाउट फॉर द सेक ऑफ काउज बाय ऋग्वेदिक आर्यन, बिल्कुल उन्होंने काउज के लिए मेनली युद्ध लड़े हैं ऋग्वेदिक आर्यंस ने, ठीक है। तो फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है हमारी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोलता है, दिस स्तूपा हैज ए अपर एज वेल एज लोअर सर्कम्बुलेटरी पाथ, ठीक है। और इट हैज़ 4 ब्यूटीफुल डेकोरेटेड तोरानास, 4 तोरानाज हैं। और उसके बाद डिपिक्टिंग वेरियस इवेंट्स फ्रॉम लाइफ ऑफ बुद्धा एंड जटाका, जटाका स्टोरीज कहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए। द हिस्टोरिकल नैरेटिव सच एज सीज ऑफ कुशिनारा बुद्धिस्ट स्विस्ट टू विजिट टू कपिलवस्तु आर कार्व्ड विद कंसिडरेबल डिटेल्स। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एक ही है जो इसमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो वो है, तो वो कौन सी, सांची स्तूपा, ठीक है। सांची स्तूपा ही है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बता दी कि सांची स्तूपा के बारे में कहाँ कहाँ है। उसके बाद चौकंडी स्तूपा ये कहाँ पे है, ये यूपी में है। ये कब बना था, 5th AD में बना था, ठीक है। और गुप्ताज के टाइम पे बना था ये। अब फिर आते हैं बारहुत स्तूपा जो था ये 3rd BC में बना था, ठीक है। और अशोका के टाइम पे बना था, ठीक है। ये भी आप याद रख सकते हो। दमेखा जो स्तूपा है ये भी यूपी सारनाथ में ही है और ये भी अशोका के टाइम पे ही बना था, ठीक है। तो बस यही आपको याद करने के जरूरी है कि किस किस के टाइम पे बने हैं। तो आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। स्लेव ट्रेड के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है, सबसे पहले स्लेव ट्रेड के बारे में बताना है मिडिवल इंडिया में। तो सबसे पहले डक्कन सल्तनत वर सिस्टमेटिकली रिक्रूटिंग स्लेव्स फ्रॉम एथनिक कम्युनिटीज ऑफ एब्सियन आइलैंड। जो दक्कन सल्तनत थी वो मेनली उनको जो स्लेव्स थी उनको यूज़ करती थी एब्सियन हाईलैंड से, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड है इब्न बतूता, कहाँ से आया था, कई बार बता लिया, मोरक्को से आया था। कोल्ड दैम, उनको क्या बोलता है, गारंटर ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी के गारंटर फॉर शिप ट्रैवलिंग इन द इंडियन ओशन, बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही है। सेकंड थर्ड है द प्रेजेंट सिटी ऑफ औरंगाबाद वाज फाउंडेड बाय अफ्रीकन स्लेव, बिल्कुल अफ्रीका से स्लेव लाया गया था, उसने औरंगाबाद सिटी को फाउंड किया था। और वो स्लेव कौन था, वो था मलिक अंबूर। कौन था वो, मलिक अंबूर था वो स्लेव। ओरोमो ट्राइब से था वो, कौन सी ट्राइब से था, ओरोमो ट्राइब से था, ठीक है। और किसने इसको खरीदा था, चंगेज खान, चंगेज खान ने इसको खरीदा था, ठीक है। अफ्रीकन स्लेव टर्न्ड वॉरियर था ये, ठीक है। इन्होंने औरंगाबाद सिटी को भी फाउंड किया था, ठीक है। और जो स्लेव्स था उनका कोई परमानेंट स्टेटस नहीं था, अगर उनके जो मतलब जो ओनर थे उनकी डेथ हो जाती तो वो फिर फ्री छोड़ दिए जाते थे, ठीक है, जो स्लेव्स थे, ठीक है। तो और सारी चीज़ें हमने पढ़ दी। और 16th सेंचुरी में जो एब्सियन आइलैंड से जो लिए जाते थे वो मेनली हब्सीज थे, उनको क्या बोला जाता था, हब्सीज, हब्सीज उनको बोला जाता था, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 43 है उसके सारे ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो आंसर आ गया हमारा डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इन इंडिया के बारे में बताना है। सबसे पहले है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो देखो जो ये फिल्म सर्टिफिकेशन है क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, बिल्कुल सही है। और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में है, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है।
द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ बोर्ड आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। जो चेयरमैन और बोर्ड है उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ऐसा नहीं है, कोई वैसी पोस्ट नहीं है। इनको मेनली कौन अपॉइंट करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट इनके जो बोर्ड के मेंबर हैं उनको अपॉइंट करती है। ठीक है, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? मुंबई में। इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? मुंबई में। और किस एक्ट के अंडर है ये, मतलब ये किस एक्ट के अंडर स्टैट्यूटरी बॉडी बनी है? तो वो सिनेमेटोग्राफ एक्ट, सिनेमेटोग्राफ एक्ट। ठीक है, 1952 के अंडर ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनी है। ठीक है, तो मुंबई में है और सेंट्रल गवर्नमेंट इनके जो बोर्ड के मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट करती है। तो क्वेश्चन नंबर 44 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्या बोलता है? प्रिज्म। प्रिज्म, प्रिज्म क्या है? प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज फॉर इंटीग्रेटेड सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। इंटीग्रेटेड सुपरविजन और मॉनिटरिंग क्या है? ये क्या है? तो याद रखना ये आरबीआई की एक स्कीम है, एक वेब बेस्ड एंड टू एंड वर्क फ्लो ऑटोमेशन सिस्टम है। ठीक है, तो आरबीआई का एक इनिशिएटिव है ये। तो ये किसका? एक आरबीआई का इनिशिएटिव है कंप्लायंस बर्डन, कंप्लायंस को बढ़ाने के लिए क्रेडिटर्स के। ठीक है, क्रेडिटर्स के कंप्लायंस को बढ़ाने के लिए क्या है? आरबीआई का एक इनिशिएटिव है। तो ये चीज़ याद रखना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। 46 क्या बोलता है? ए सेलिब्रेटेड इंडियन एस्ट्रोनॉमर। नाम बताना है हमें। ठीक है, एस्ट्रोनॉमर है, मैथमेटिशियन है, 12th सेंचुरी एडी के हैं, बीजापुर में उनका जन्म हुआ था और डिफरेंट कैलकुलस में वो पॉइनर है। उसके बाद सिद्धांत शिरोमणि उन्होंने लिखी हुई है और उसको 4 सेक्शंस में बांटा हुआ है। और इन्होंने इन्होंने ही बताया था कि कोई भी नंबर अगर हम 0 से डिवाइड करते तो वो क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है, ये इन्होंने बताया था। एंड द सम ऑफ एनी नंबर एंड इन्फिनिटी इज ऑल्सो इन्फिनिटी। किसी भी नंबर का सम में अगर हम इन्फिनिटी जोड़ देंगे तो वो क्या आएगी? इन्फिनिटी ही आएगी। तो ये दोनों चीजें किसने बताई थी? ठीक है, तो बस देखो, इसका तो इतने बड़े महान आदमी का तो नाम आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, ये किसने बताई थी? भास्कर ने बताई थी, भास्कराचार्य ने ऐसी चीज बताई थी। ठीक है, और ये कौन सी 1114 एडी में ये जन्म हुआ था इनका। ठीक है, ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन थे हमारे मिडिवल इंडिया के। ठीक है, याद रखना भास्कराचार्य। ठीक है, इन्होंने ही इन्फिनिटी के बारे में बताया हुआ है, 1/0 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी और इन्फिनिटी प्लस 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर आप मतलब उससे हो, किससे रिलेटेड हो, साइंस से थोड़ा बहुत भी है, 10th तक भी थोड़ी बहुत पढ़ी है, तब भी आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाता है डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बताना है। सबसे पहले द टेक्निक ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग वाज नोन टू द इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो मल्टीपल क्रॉपिंग की टेक्निक थी वो इंडस वैली के जो लोग हैं वो जानते थे। ठीक है, और सेकेंड है दी वाटर रिजर्वायर वर बिल्ड टू स्टोर वाटर फॉर इरिगेशन पर्पज। इरिगेशन के लिए वाटर रिजर्वायर बनाए गए थे उस टाइम पे। और टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो हैव बीन फाउंड एट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जगह है वहाँ पे टेराकोटा के जो वो प्लो है वो मिले हैं। ठीक है, टेराकोटा के जो प्लो हैं वो मिले हैं। तो देखो इसमें क्या है, तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। क्यों है? क्योंकि मल्टीपल क्रॉपिंग, वीट, राइस, रागी वगैरह, मतलब काफ़ी चीज़ें वहाँ पे उगाई जाती थी। रागी नहीं, सॉरी, रागी वहाँ पे नहीं थी। ठीक है, रागी वहाँ पे नहीं जानी जाती थी। हॉर्स वहाँ पे नहीं जाना जाता था। और क्या नहीं जाता? आयरन वहाँ पे नहीं था। ये तीन चीज़ें याद रखना। ठीक है, ये रेड मार्क है। ठीक है, उसके बाद है वाटर रिजर्वायर वर बिल्ड टू स्टोर वाटर फॉर इरिगेशन पर्पज। जो वाटर रिजर्वायर थे वो इरिगेशन के लिए थे, बिल्कुल थे। और टेराकोटा जो प्लो था वो भी मिला है। कहाँ पे मिला है ये टेराकोटा मेन प्लो? ये मिला बनावली में, बनावली हरियाणा में ये मिला हुआ है। ठीक है, और वाटर स्टोरेज कहाँ पे मिला है? मिली धोलावीरा में। ये तो 2021 के पेपर में भी आया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद क्रॉपिंग पैटर्न मेनली, और क्रॉपिंग पैटर्न तो था ही, साथ में ग्रेनरीज भी मिली है। ग्रेनरीज भी मिली है फूड को स्टोर करने के लिए। कहाँ कहाँ पे मिली है? मिली हड़प्पा, मोहनजोदारो और लोथल। इन तीनों जगह पे स्टोर हाउस मिले हैं ग्रेन्स के। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदारो और लोथल। ठीक है, तो तीनों जगह पे मिले हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कौन सा? 47 के तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर आ गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। द महाजनपद इनप्रेस द एरिया ऑक्युपाइड बाय ईस्टर्न यूपी एंड हैड इट्स कैपिटल श्रावस्ती। ये बोल रहे हैं कि जो महाजनपद का एरिया है ईस्टर्न यूपी का, ठीक है, और उसकी कैपिटल है श्रावस्ती। हमें बतानी कौन सी महाजनपद है। ठीक है, और वहाँ पे इंपॉर्टेंट सिटी है अयोध्या और स्टोरी रामायण से रिलेटेड है।
और सरयू नदी के किनारे पे है और नॉर्थ में नेपाल है। तो हमें बताना है कौन सी महाजनपद है। तो वो कौन सी महाजनपद थी जहाँ पे ये सारे फीचर थे, तो वो कौन सी महाजनपद थी? कोशला महाजनपद थी वो, ठीक है। वो कौन सी महाजनपद थी? वो थी कोशला महाजनपद। अब देखो कुछ कुछ एक चीज, एक क्या देख लेते हैं। मान लो ऐसे ऐसे, सॉरी 1 सेकेंड, कैसे बनाऊँ मैं? ये देखो, मान लो ये इंडिया का मैप है, ठीक है। ये ईस्टर्न इंडिया पहुंच जाता है और ये मान लो ऐसे ऐसे से ये वेस्टर्न इंडिया है, ठीक है। मतलब मैं रफ मैप बना रही हूँ, ये मत सोचना यही मैप है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ है, जैसे कि यहाँ पे इधर आ जाता है हमारा कम्बोजा, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है कम्बोजा, यहाँ पे आ जाता है हमारा गांधारा, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है गांधारा, यहाँ पे आ जाते हैं हमारे मत्सा, यहाँ पे आ जाती है हमारा अवंती, ठीक है। वहाँ पे आता है हमारा छितिया, यहाँ पे आ जाता है वत्सा, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाता है, यहाँ से आ जाता है हमारा कुरु, ठीक है, दिल्ली के आसपास। फिर आ जाता है हमारा यहाँ पे पंचाला, ठीक है, पांचाल। फिर आ जाता है यहाँ पे आ जाता है कोशला, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है कोशला बिहार के आसपास, ठीक है, अयोध्या के आसपास। फिर आ जाता है इधर मल्ला, ठीक है, मल्ला। फिर आ जाता है हमारा यहाँ पे व्रजी, ठीक है, व्रजी। यहाँ पे नीचे इसके पास आ जाता है अंगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे काशी, ठीक है। उसके बाद इधर से आ जाता है कहीं पे मगधा, ठीक है, मगधा। ये टोटल यहाँ से का रीजन, ठीक है। और वत्सा बता दिया और क्षेत्रिया बता दिया, सारे बता दिए, ठीक है। यहाँ पे एक नीचे से आता है अशाका, ठीक है। तो ये जितने भी महाजनपद है इनकी पोजीशन देख लेना, ठीक है। ये मैंने वो बनाया, तो ये जो कोशला है ये मान लो कि ये बिहार के आसपास का रीजन है और यहाँ पे था, ठीक है। वैसे मैप मैंने बहुत गंदा बनाया, आप एक बार अपने हिसाब से उनको मैच कर लेना, ठीक है। तो ये हमने तीनों जगह के, ये चारों जगह के नाम भी बता दिए। तो ये कोशला थी वहाँ पे, तो हो गया आंसर सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। बुद्धिस्ट फिलोसफी के बारे में बताना है। बुद्धिस्ट फिलोसफी में 2 टर्म्स यूज होती हैं, अनिका और अनाता, ठीक है। अनिका और अनाता 2 टर्म्स यूज होती हैं बुद्धिस्ट फिलोसफी में। तो वो क्या है? तो याद रखना, अनिका है इम्परमानेंट और अनाता है सोललेस, ठीक है। तो ये टर्म के मीनिंग ये है, इम्परमानेंट और सोललेस, ठीक है। इम्परमानेंट और सोललेस याद रख लेना इनको, बस याद ही रखने लायक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोलता है? विद रेफरेंस टू सुल्तानगंज बुद्धा, सुल्तानगंज में जो बुद्धा की इमेज है उसके बारे में हमें बताना है। फर्स्ट है, इट वॉज स्कल्प्टेड यूजिंग द लोस्ट वैक्स टेक्निक। लोस्ट वैक्स टेक्निक का यूज करके वो बनाई हुई है, बिल्कुल। और जो भी लोस्ट वैक्स टेक्निक का यूज करके बनाई हुई ना, वो कॉपर की नहीं है, याद रखना, वो ब्रोंज की है, ऐसे याद ही रख लेना इसको, ठीक है। वो ब्रोंज की बनी होती है, जैसे कि वो डांसिंग गर्ल है, वो भी ब्रोंज की बनी हुई थी, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी और फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड देख लेते हैं। हिज राइट हैंड इज इन अभन्य मुद्रा पोस्चर, बिल्कुल उनका जो राइट हैंड है वो इस मुद्रा में, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। मेनली बस स्कल्पचर के बारे में है कि स्टैटिक पोर्शन इसमें ज़्यादा पूछा हुआ है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर का स्टैटिक पोर्शन और कौन से मतलब आर्किटेक्चर, ये सारी चीज़ें इसमें ज़्यादा पूछी हुई हैं। हड़प्पा, वैदिक सिविलाइजेशन, आर्किटेक्चर और मेडिवल से टर्म्स और सुल्तान्स ने क्या क्या मतलब डिपार्टमेंट्स हेल्ड किए हैं, वो सारी चीज़ें इसमें सबसे ज़्यादा पूछी हुई हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट भी मेनली चीज़ यही है। अगर ये इसके बाद जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होने के बाद आपकी जो टोटल मिडिवल और एंशिएंट के क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद शुरू होंगे आपके मॉडर्न के क्वेश्चन, जो टोटल 6 लेक्चर में आपके कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। और इसी तरह से हम इसी डिटेल से टोटल क्वेश्चन कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। और भरोसा रखिए, आप एक बार ये 200 क्वेश्चन करके और एंशिएंट और मेडिवल के जितने भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं वो कंप्लीट करके, अगर आप इस वीडियो को मतलब अगर आप फिर से बुक उठाते हो और बुक से पढ़ते हो खुद, मतलब एक बार पूरी हिस्ट्री एंशिएंट प्लस मेडिवल की, तो आपकी टोटल कंप्लीट हो जाएगी। मैं आपको मतलब ये तो मतलब वो बोल सकती हूँ कि हाँ आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। तो
तो बस यही हमारा मेन पर्पज़ है कि आपको जो भी चीज़ें हैं वो आसानी से याद हो जाएं, आपको किसी चीज़ में डिफ़िकल्टी ना हो। बस मेन पर्पज़ तो यही है। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, और इस बार आप खुद ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैसेज करना कि अब की बार हमारा सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। अब की बार जितने बच्चे कमेंट करते हैं सबके ये कमेंट आने चाहिए कि अब की बार हमारा सिलेक्शन हो चुका है। ये नहीं कि आप मैसेज ही करना बंद कर दो, प्रीलिम्स के बाद किसी ने मैसेज ही नहीं किया, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर इसी नोट पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।